नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आप सभी के बीच पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, हम संविधान के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। मुश्किल से अब 8-9 क्लासेस और आपकी होंगी, सर संविधान हो जाएगा समाप्त। तो इस तरीके से एक बार आप एक अच्छे क्वालिटी का संविधान शुरू से लेकर लास्ट तक लगभग सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एक बार पढ़ चुके हैं। अब आप सबसे अगर आप एग्जाम में चाहते हैं कि आपसे संविधान का क्वेश्चन बने, तो मेरे 2 उपाय मानिएगा। एक तरफ तो आप इन वीडियो कोर्स को रिवीजन कीजिए, साथ ही साथ आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जब जिस भाग को पढ़ लें उस भाग के अनुच्छेदों को पढ़ लें, समझ लें, फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस भाग से जुड़े हुए उसको अच्छे से पढ़ लें, ताकि जो थ्योरी कंप्लीट हुआ है, कुछ छूटेगा तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन छूटा है वो थ्योरीज कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपका कंप्लीट संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। और आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं जो केवल पीएससी को अपना लक्ष्य मानते हैं, इनको मेंस आंसर राइटिंग भी करना है, तो उनको मैं 3 सलाह दूंगा। जो नॉर्मल तैयारी करते हैं व्यापम की, उनके लिए 2 सलाह है। जो पीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए 3 सलाह है। क्या कि आपको एक तो इस वीडियो क्लासेस को कंप्लीट होने के बाद आपको रिवीजन करना है इन पूरे क्लासेस का। दूसरा, आपको वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो बाकी दोनों में कॉमन है। अदर एग्जाम्स वाले पीएससी, ये 2 पॉइंट सबके लिए कॉमन है। पीएससी वाले के लिए तीसरा पॉइंट एक्स्ट्रा ये है कि जब आप जिस भाग को यह वीडियो कोर्स से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाता है, उसको समझने के बाद एक वास्तविक रियल अच्छे किताब से उस भाग को कंप्लीट कर ले। साथ ही साथ जैसे कि आप जैसे अभी आप पढ़ लेते हैं, वीडियो क्लास से पूरा पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप निकालिए संविधान को कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो भी आपको अच्छी लगती हो, है ना, जो भी आपको सबसे बेस्ट बुक है, स्टैंडर्ड पुस्तक, मगर कोई लोकल कोचिंग की पुस्तक नहीं, किसी भी एक स्टैंडर्ड पुस्तक को आप जैसा वीडियो में भाग कंप्लीट हुआ तुरंत जाके फिर पुस्तक से उस भाग को पढ़ लीजिए। इससे आपको ये होगा कि जो एग्जाम में संवैधानिक लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस आते हैं और आपको पल्ले नहीं पड़ता है, तो उसका थ्योरी व्यवहारिक लैंग्वेज में आप सीख गए यहाँ से, और फिर उसी का आप सैद्धांतिक लैंग्वेज को पुस्तक से पढ़ेंगे तो आप उसके लिए एडेप्टिव हो जाएंगे, आपको उसकी आदत हो जाएगी। और दूसरा, आपको आंसर राइटिंग करना होगा, अगर प्री निकलेगा और मेंस देना होगा, तो आंसर राइटिंग में भी आपको कुछ संवैधानिक टर्म और टेक्नोलॉजी पहले से पता चल जाएगी। तो संवैधानिक शब्दों को, उन टर्म को आप अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे, तो आपकी आंसर राइटिंग बाकी नॉर्मल लिखने वाले बच्चों के आंसर राइटिंग से बहुत ज्यादा निखर करके सामने आएगी। इसलिए 3 सलाह मानिएगा जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी 2 सलाह है कि रिवीजन कीजिए वीडियो क्लास का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मारिए सभी के लिए। क्लियर? आइए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भाग 10-10-20 अर्थात भाग 20, जिसको आप बोलते हैं संविधान के संशोधन, जो अनुच्छेद 368 में आता है। तो भाग 20 में संविधान का संशोधन आता है, जिसमें अनुच्छेद है 368, अर्थात भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान टोटल 22 भाग है, तो 22 भाग, उनके नाम, उससे जुड़े अनुच्छेद, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए। मैं अति बार मैं इसका रिवीजन करवाया हूं, पढ़ाया हूं, बताया हूं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे जो रेगुलर देख रहे हैं वो तक बोर हो गए होंगे, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं कि सर अब तो छोड़ दो, अब तो मत रिवीजन कराओ, मगर नहीं, मैं जान रहा हूं कि आज अगर मैं छोड़ दिया तो बच्चे छोड़ देंगे, और बच्चे छोड़ देंगे तो एग्जाम उनको छोड़ देगा, और मैं नहीं चाहता कि एग्जाम उनको छोड़ दे। मैं चाहता हूं कि एग्जाम वो सिलेक्टेड हो और एग्जाम उनको पकड़ के उनके पद तक पहुंचा दे। ठीक, आइए, तो भाई ये 22 भाग, उनके नाम, उसके अनुच्छेद आपको कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना। तो अगर टाइम बचे तो मैं इन 22 भागों को रिवीजन करवाऊंगा, अन्यथा इसको किसी और छोटे क्लास में फिर एक बार रिवीजन करवा देंगे। फिलहाल आज हम आते हैं अपने मेन कंटेंट के ऊपर, जो कि अनुच्छेद 368 है। भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में ये बात बोली गई है कि संविधान का संशोधन करने की शक्ति संसद और उसके लिए प्रक्रिया, अर्थात भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन कौन कर सकती है? तो संसद कर सकती है, क्योंकि संसद के पास ही वो शक्ति है। तो अनुच्छेद 368 में क्या दिया है? संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। तो ये बताया गया अनुच्छेद 368 में कि संसद के पास वो शक्ति है जिससे वो संविधान संशोधन कर सकता है, मगर संशोधन करने की कुछ प्रक्रिया है, उसकी पूरी जानकारी अनुच्छेद 368 में आपको प्राप्त होती है। तो संशोधन की शक्ति, संसद की संशोधन की शक्ति और संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 भाग 20। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भारत में संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई। तो आप बोलेंगे, मैं याद करवाता हूं, जैसे
स से संविधान संशोधन, स से साउथ अफ्रीका, याद हो गया ना, स से संविधान संशोधन, स से संविधान संशोधन, स से साउथ अफ्रीका, तो स से साउथ अफ्रीका हो गया। तो साउथ अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि इस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो 368 में ही बताया गया कि वो प्रक्रिया कौन सी है जिसके तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन या उसमें नया प्रावधान जोड़ना ही संविधान का संशोधन कहलाता है। तो बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि संविधान संशोधन कहलाता क्या है। तो दोस्तों संविधान संशोधन शब्द का मतलब यह है कि आप पुराना जो संविधान संशोधन है उसमें कुछ नया प्रावधान जोड़ रहे हैं या जो पुराने प्रावधान उसमें कुछ परिवर्तन आप कर रहे हैं। तो संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन करना या उसमें नया प्रावधान जोड़ना या पुराना प्रावधान हटाना, यही है संविधान का संशोधन। सही शब्द इसमें बस यही है कि संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन करना, परिवर्तन करने में कुछ जोड़ भी सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं। इसलिए सही शब्द यही है कि संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन इज इक्वल टू संविधान संशोधन। क्योंकि यहाँ सिर्फ जोड़ना बोल देगा, अगर नया प्रावधान जोड़ना तो वही नया, कुछ पुराने प्रावधान हटाते भी तो हैं, है ना, यस, तो उसको भी तो लिख सकते हैं, मगर वही गड़बड़ होगा। प्रावधानों में परिवर्तन ही संविधान का संशोधन है। संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन इज इक्वल टू संविधान का संशोधन। आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन मुख्य दो प्रकार से हो सकता है। दो प्रकार से हो सकता है संविधान संशोधन है। आप लोग बताइए, चलिए मेरे को इसके अंदर आएगा तो शायद आपको पता चल जाए। आप लोग बताइए कितने में से आप में से कितनों को ये कंठस्थ है अभी इसी वक्त जब मैं पूछ रहा हूं कि वही दो प्रकार कौन से हैं, संविधान संशोधन के दो प्रकार कौन से हैं, आप बताइए। कमेंट मैसेज कीजिए, कमेंट आंसर कीजिए, मैं भी देखता हूँ कितने लोग ये कमेंट करते हैं मैसेज। ईमानदारी से लिखिएगा, जिसको पता लिखिएगा हाँ, और उसका बताइए दो प्रकार का नाम, और जिसको आंसर पता कि नहीं हमें नहीं पता तो लिखिएगा नो सर आई डोंट नो, या हमें नहीं पता सर हमें नहीं पता। ईमानदारी से कीजिएगा, है ना, ईमानदारी बहुत जरूरी है अपनी शिक्षा के प्रति आपकी जी। चलिए मैं बताता हूँ, फिलहाल आपको वहां पर करना है कमेंट। संविधान में संशोधन मुख्य दो प्रकार से हो सकता है। पहला है अनौपचारिक संशोधन, जिसे कहते हैं आप न्यायपालिका द्वारा जो होता है, अर्थात न्यायपालिका जब हस्तक्षेप करके संविधान को संशोधन करे, हस्तक्षेप क्या है, न्यायपालिका द्वारा सब संविधान को संशोधन किया जाए तो उसे कहते हैं अनौपचारिक संशोधन। ठीक है सर, न्यायपालिका क्या संशोधन करती है? अरे भैया किसी आदमी के मान लीजिए मौलिक अधिकार में कोई चीज रुकावट आई तो वो कहाँ जाएगा केस करने? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा। जब वहां वो गया तो उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे नए डिसीजन दे दिए, निर्णय दे दिए, या कुछ ऐसे नए निर्णय ला दिए कि पूरे संविधान में जो लिखा वो पॉइंट था उसको बदलना पड़ जाए। तो न्यायपालिका के डिसीजन की वजह से, जब बदलती हुई समाज के रूप रंग की वजह से न्यायपालिका को ऐसा डिसीजन देना पड़े जिससे संविधान में संशोधन हो जाए, तो उसे कहते हैं अनौपचारिक संशोधन, जो कि न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। और दूसरा आता है औपचारिक संशोधन, जो संसद द्वारा किया जाता है। और आप में से मैं खुद बता रहा हूं, आप में से अभी तक सबको बस यही लगता है संसद ही बस संशोधन कर सकती है, न्यायपालिका आपको ध्यान में भी नहीं आया होगा। ऐसे आप सुने हैं, देखे हैं, जानते भी हो, मगर ध्यान में नहीं आया होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और ये दो शब्द जो अनौपचारिक संशोधन, औपचारिक संशोधन, ये आपको नहीं पता होगा, ये भी मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, आप जहां भी जिस कोचिंग से 25 30 या 40 के पढ़े हैं, जिस भी पुस्तक से पढ़े हैं, जिस भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़े हैं, किसी भी संविधान की थ्योरी में इतनी गहराई तक घुस के नहीं बताया जाता। और नहीं बताया जाता इसलिए जो क्वेश्चन आपको लगता है इसरो का क्वेश्चन है वो कितना आसान बन जाता है। देखिए पूछ लिए इसी में क्वेश्चन बना दिया इसी एक लाइन से, संविधान में संशोधन कितने प्रकार के संशोधन होते हैं? एक प्रकार, दो, 1 2 3 4, आंसर दे दिया, नहीं बता पाते आप। ठीक, दूसरा अनौपचारिक संशोधन किसके द्वारा होती है? न्यायपालिका द्वारा, संसद द्वारा, विधायिका द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। आप तुरंत संसद मारते, संसद। और अनौपचारिक संशोधन किसके द्वारा होती है? अनौपचारिक संशोधन किसके द्वारा होती है? अधिकतर न्यायपालिका द्वारा, विधायिका द्वारा, संसद द्वारा। न्यायपालिका द्वारा, विधायिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा। तो न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, नीचे मारता संसद, यही लिखता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नीचे ऑप्शन में होता चौथा ऑप्शन संसद। आप फट से संसद मारते, आंसर हो जाता गलत। यही तो दिक्कत है ना मेरे दोस्त। अगर आप बेसिक तक गहराई पढ़ेंगे, थ्योरी एकदम बेसिक देखिए, एक लाइन का है, इसको पढ़ लिए तो क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा आपसे आंसर बनेगा। और अगर इसको नहीं पढ़े हैं तो सब रखा धरा का धरा रह जाएगा ज्ञान। तो इसको ध्यान रख लीजिए। वैसे औपचारिक कोई पूछ सकता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मगर एक अंतर कि सर इसको औपचारिक संशोधन बोल रहे हैं, इसको अनौपचारिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का
जैसे आप बोले कि जिसका जनरल काम है, मतलब सामान्यतः ये काम किसका है, तो सामान्यतः संविधान में संशोधन का काम संसद का, इसलिए ये एक औपचारिक संशोधन है। क्या भाई, एक ऑफिशियल प्रोसेस है। एक अनऑफिशियल प्रोसेस है कि वैसा केस कोई आ गया, उस केस की वजह से अचानक से बदलना पड़ गया, निर्णय लेना पड़ा, उस निर्णय से अचानक से बदलाव हो गया, तो ये हो रहा है, इसलिए ये एक अनौपचारिक है ना, ये व्यवहार में नहीं है। रियली संविधान को संशोधन करना है तो संसद ही करती है, मगर अनौपचारिक तरीके से है, जो कि सही मायने में रेगुलर कोई चीज नहीं है, उनका काम नहीं, उनका दायित्व तो नहीं है, वो है, इसलिए इसको अनौपचारिक कहते हैं। तो ये दोनों शब्द इसी को क्यों कहते हैं पता चल गया। आइए बढ़ते हैं हम आगे। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन 3 प्रकार से कर सकता है। देखिए संशोधन के प्रकार कौन थे, 2, मगर कर कितने, कर 3 प्रकार से कर सकती है। तो कर कितने प्रकार से सकती है, तो 3 प्रकार से कर सकती है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, है ना। तो देखिए आप क्या पढ़े सर, संशोधन 2 प्रकार से होती है, एक न्यायपालिका द्वारा अनौपचारिक संशोधन, एक संसद द्वारा औपचारिक संशोधन। फिर जो संसद ये कितने प्रकार से संशोधन कर सकती है, ये पूछ रहा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि संसद संविधान में संशोधन 3 प्रकार से कर सकती है। पहले तक न्यायपालिका कर सकती है और संसद कर सकती है। तो न्यायपालिका का अनौपचारिक, संसद का औपचारिक। फिर संसद, जब इस संसद में आएंगे तब इसके अंदर 3 प्रकार से खुद संशोधन कर सकती है। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, संसद के साधारण बहुमत द्वारा जब कोई चीज संशोधन किया जाए, अर्थात भारत के संविधान में संसद के साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत क्या होता है, 50% प्लस 1, ठीक है, याद रखिए। संसद के विशेष बहुमत द्वारा, तो पहले साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा प्लस आधे से आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत, आधे से अधिक हो गई, आधे से अधिक राज्य के विधानमंडलों की संस्तुति के पश्चात संशोधन। ये 3 प्रकार के संशोधन होते हैं दोस्तों। इसको आप बोलते हैं साधारण बहुमत, ठीक। साधारण बहुमत द्वारा कोई आपका संशोधन हो जाए, फिर विशेष बहुमत द्वारा कोई संशोधन हो जाए, विशेष बहुमत को 2/3 बहुमत द्वारा, ठीक। तो साधारण बहुमत का बोलते हैं 50%, जो टोटल लोगों की वोटिंग हो उसमें 50% वोटिंग प्लस एक भी एक्स्ट्रा आदमी, प्लस एक भी एक्स्ट्रा वोट। विशेष बहुमत होता है 2/3 बहुमत, जितने भी लोग हैं टोटल उनके 2/3 बहुमत, जिसको आप परसेंट बोले तो 66.66% वोटिंग, 2/3 बहुमत के द्वारा। इसलिए तीसरा फिर पॉइंट आता है सबके सामने, ये वाला। इसमें विशेष बहुमत तो रहेगा ही, साथ ही आधे से अधिक, यह शब्द लिख लीजिए, आधे से अधिक। तो आधे से अधिक राज्य के विधानमंडलों की संस्तुति के, तो आधे से अधिक राज्य के विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत। तो इसको दोस्तों आप इस देखिए, इसे कहते हैं साधारण बहुमत, इसे कहते हैं विशेष बहुमत, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं जहाँ ये दोनों चीजें हो, कि विशेष बहुमत हो, 2/3 बहुमत यहाँ भी लिया जाए, और उसके बाद आधे से अधिक राज्यों से भी परमिशन लिया जाए भारत के। इस बहुमत को कहते हैं, तीसरे वाले बहुमत को कहते हैं आपका कठोर बहुमत, कठोर बहुमत। तो संसद संविधान में संशोधन 3 प्रकार से कर सकती है, साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा है कठोर बहुमत द्वारा। अगर 3 शब्द में पूछे तो 3 शब्द लिखेंगे आप। पहला संशोधन साधारण बहुमत, दूसरा संशोधन विशेष बहुमत, तीसरा संशोधन कठोर बहुमत। तो कठोर बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत तो होता ही है, जितने उपस्थित मतदान करने वाले उनका 2/3 जनसंख्या वोट करेगा, कि हर 3 में से 2 आदमी आपके पक्ष में होना चाहिए, तब जाकर संशोधन होगा। उसके साथ ही साथ आधे से अधिक राज्य, जितने आपके यहाँ राज्य है उस राज्य में भी आधे से अधिक राज्य से आपको संस्तुति मिलनी चाहिए, उनका परमिशन मिलना चाहिए, तभी आप संविधान में वो चीज बदल सकते हैं। तो 3 प्रकार के संशोधन होते हैं मेरे दोस्त, ठीक, संविधान में। एक साधारण बहुमत द्वारा, एक आपका विशेष बहुमत द्वारा, एक 2/3 बहुमत द्वारा। समझाता हूँ साधारण बहुमत में 50% प्लस 1 वाला क्या कॉन्सेप्ट है। आइए मान लीजिए टोटल आपके लोकसभा में चुनाव, लोकसभा में संविधान में संशोधन करना है, उसके लोकसभा में सब वोट दे रहे हैं। तो वोट देने वाले कितने लोग हैं, 500 लोग मान लेते हैं, ठीक। तो 500 जो लोग हैं इनका 50% प्लस 1 वोट निकालना है। तो 50% वोट इसका कितना होगा सर, इसका 50% वोट होगा 250। तो 250 क्या हो गया, वोट हो गया, 250 लोगों का वोट हो गया, प्लस एक वोट एक्स्ट्रा, तो प्लस एक वोट एक्स्ट्रा हो, अर्थात जब 500 लोगों में से 251 लोग
जब 500 लोगों में से 251 लोग किसी के पक्ष में वोट दे दें तो वो चीज बदलाव हो जाएगा, या वो चीज कहलाएगा साधारण बहुमत। जब 500 लोगों में से 251 लोग जब वोट दे दे, 50% प्लस 1 लोग जब वोट दे दें तो वही कहलाता है आपका साधारण बहुमत। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि अभी ये फिर लोकसभा ही मान लेते हैं, है ना। और यहाँ मान लेते हैं कि टोटल 300 लोग हैं लोकसभा में, 300 लोग, आसान रहेगा काटने में इसलिए कर रहा हूँ। ठीक, 300 लोग टोटल आपके लोकसभा में पड़े हुए हैं। इस 300 लोगों का 2/3 लोग जब वोट करें, अर्थात 300 लोगों में से 2/3 का मतलब क्या होगा, 300 का 2/3 का मतलब होगा 3 एक कम 3 और 100 दूनी 200। तो जब 300 लोगों में से 200 लोग किसी पक्ष के वोट में अपना मत दें, किसी के पक्ष में अपना मत दें, तो कहलाएगा वो विशेष बहुमत। देखिए ये तो हासिल करना आसान था, 500 में से लगभग आधे लोग और एक एक्स्ट्रा। मेरे दोस्तों 300 का 150 होता है, 150 देखिए 50 एक्स्ट्रा है, मतलब हाँ सर ये तो विशेष बहुमत है। थोड़ा इसको हासिल करना थोड़ा ज्यादा टफ है कि 300 लोगों में से 200 लोग आपके पक्ष में हो, ये तो और ज्यादा टफ हो गया। 500 में से उसके आधे 250 लोग आपके वोट पक्ष में हो और एक आदमी एक्स्ट्रा, तो दिक्कत नहीं है। उसके 50% से केवल एक आदमी ज्यादा है, मतलब कि 300 को 50% कितना होगा 150, और 150 से 50 आदमी ज्यादा चाहिए आपको, तो अभी उससे ज्यादा टफ पड़ता है विशेष बहुमत। फिर आते हैं लास्ट में कठोर बहुमत, कि यहाँ आपको वैसे ही 300 लोग होते तो यहाँ भी आपको 200 वोट की जरूरत पड़ता है विशेष बहुमत के द्वारा। यहाँ भी आपको 300 में से, यहाँ भी आपको 300 में से 200 वोट का जरूरत पड़ता है ना। बस 200 वोट के बाद भी आपको भारत में अगर 28 राज्य हैं तो उसके आधे कितना होगा 14 राज्य, उस 14 राज्य से आधे से अधिक चाहिए, तो 14 राज्य प्लस 1 की, अर्थात 28 राज्यों में से 15 राज्य जब आपके पक्ष में रहेंगे तब जाके आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसको आप कठोर बहुमत बोलते हैं। तो 15 राज्यों का परमिशन, और दोस्तों आपके 200 लोकसभा में चुनाव हो रहा है उनका परमिशन। और यहाँ भी इनकी 15 राज्य का परमिशन कैसे होगा, ये अपने विधानमंडलों में, विधानसभा चाहे विधान परिषद जो भी है वहां पे फ्री अपना वोट करवा करके निकालेंगे, इसका रेशियो हो गया। ठीक, तो आप समझ गए भैया। अब बताइए सबसे ये इतना वोट हासिल करना आसान, इससे ज्यादा टफ ये वाला वोट हासिल करना, इससे ज्यादा ये वाला टफ हासिल करना, क्योंकि इसमें हर अलग अलग राज्यों से परमिशन लेना है, तो सब राज्य तो आपकी बात मानेगी नहीं। इसीलिए याद रखिए संविधान में जो सरल है भाग, जिसको बदलना आसान है, उसके लिए इस बहुमत का प्रयोग किया जाता है। संविधान को कोई ऐसा भाग जो थोड़ा, जिसको बदलना थोड़ा दिक्कत हो, मतलब उसको आसानी से नहीं बदलना चाहिए, इसको बदलने के लिए थोड़ा सोचना समझना चाहिए, उसमें इस बहुमत का प्रयोग होता है। और संविधान का ऐसा भाग जिसको बदलाव करने से पूरे देश पर असर पड़ेगा, उसके लिए इस बहुमत का प्रयोग किया जाता है, कठोर बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो संविधान को छोटा मोटा चीज बदलना है तो साधारण बहुमत द्वारा बदल दिया जाता है। और अधिकांश, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारतीय संविधान में अधिकांश संशोधन साधारण बहुमत द्वारा ही होता है। ठीक, याद रखिए सबसे सर्वाधिक संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा ही होता है, क्योंकि जो ऐसे पार्ट हैं जिसके लिए विशेष बहुमत चाहिए, कठोर बहुमत चाहिए, ऐसे हिस्से, ऐसे जो संविधान के भाग हैं, इनमें बदलाव आसान नहीं, और इनमें बदलाव जनरली करना नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए तो इसको इतना टफ बनाया गया है। क्लियर, चलिए तो आपको भैया पूरा यहाँ मैं इतिहास, बायोग्राफी सब इसका लिख दिया हूँ। आइए आते हैं अब क्वेश्चन देखिए। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, और जिनको भी भाई अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में ताली वाली लिख दीजिए यार, आई लव यू लिख दीजिए, तारीफ कर दीजिए सर का। यहाँ सर अब हमको पढ़ गया तीनों संशोधन, और जो 2 प्रकार के संशोधन थे, अनौपचारिक औपचारिक, वो भी हमको नया चीज सीखने मिला आज। तो अगर मिला है दोस्तों सीखने, तो यार तारीफ भी किया करो सर, हर आदमी को तारीफ पसंद होती है, हम भी थोड़ा पढ़ ले, है ना। चलिए लिख दीजिए, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। कौन सा वीडियो नंबर डलेगा ये अपना 62 नंबर डल रहा है, नहीं 62 में देखूंगा मैं कमेंट, जब पढ़ाने के बाद मैं देखूंगा कौन कौन कमेंट किया है। जिसमें से एक आरुषि जी हैं, एक रूपल शाही जी हैं, जो हमेशा कमेंट करते हैं, और उन दोनों का बहुत दिल से धन्यवाद है भैया, है ना। मनीष जी जो है जो कभी कभी आपके करते हैं, कभी कभी गायब हो जाते हैं, और एक अपने और कौन साहू जी हैं, वो 4 आदमी है भैया जो कमेंट करते हैं और अच्छा भी लगता है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 352 से, 364 से, 368 से, 356 से। तो भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संसद को संशोधन की शक्ति दी गई है। तो अनुच्छेद 368 साधारण बहुमत द्वारा संशोधन
अब देख लीजिए साधारण बहुमत द्वारा संशोधन को आप देख लीजिए। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। इन व्यवस्थाओं में शामिल है, इन व्यवस्थाओं में क्या क्या शामिल है? नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का गठन। जैसे भारत की सीमा में नए राज्यों को मिलाना है। मान लीजिए क्या आज हमने युद्ध किया पाकिस्तान के ऊपर, उस पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान का एरिया कब्जा किया, उसको भारत का अंग बनाना है, तो भाई ये वाला संशोधन, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि भारत का क्षेत्र बदल रहा है। तो भारत का क्षेत्र बदल रहा है, इसके लिए आपको नए राज्यों का प्रवेश या गठन वाले को आसानी से संशोधन कर सकते हैं केवल साधारण बहुमत से। आप किसी भी नए राज्य को अपने अंदर प्रवेश दिला रहे हैं, नए राज्यों का गठन कर रहे हैं, कि अपने नए राज्य को प्रवेश दिलाना मतलब पाकिस्तान को अपने अंदर प्रवेश दिला दिए, उसके क्षेत्र को अपने अंदर ले लिए। और नए राज्यों का गठन का मतलब आप अपने क्षेत्रों में नए राज्य का गठन कर रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को तोड़ के 2 राज्य बना दिए, एक नया राज्य गठित कर दिए छत्तीसगढ़, ठीक। तो ऐसा कोई भी चीज करना है, खुद के राज्य में नए राज्य का गठन करना है या नए क्षेत्र को प्रवेश देना है, तो ऐसा कोई भी चीज करना है तो इसमें साधारण बहुमत के द्वारा ही इसमें संशोधन हो जाएगा संविधान में। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये लाइन दे देगा, बोलेगा कि अगर ये चीज करना है, नए राज्यों को प्रवेश देना है या गठन करना है, तो बताइए किस प्रकार का संवैधानिक संशोधन जरूरी है? तो आप बोलेंगे साधारण बहुमत वाला संशोधन जरूरी है। नए राज्यों के निर्माण करना है, उसके क्षेत्र बदलना है, उसकी सीमाएं बदलनी है, संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन करना है। तो भाई नए राज्यों का निर्माण करना है, उसका क्षेत्र बदलना है। जैसे आप एमपी का क्षेत्र बदल गया ना भाई, अलग करने के बाद उसका नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तित हो गया, संबंधित उसका नाम भी बदल गया, उससे टूट के जो टुकड़ा बना उसका नाम छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये सब चीज दोस्तों आपको नए राज्य का नाम बदलना है, नए राज्य की सीमाएं बदलनी है, उसका क्षेत्र बदलना है, उसका निर्माण करना है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको साधारण बहुमत से पास हो सकता है वो चीज। राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। तो राज्य में जो विधान परिषद अगर आपको बनाना है, आपको चाहेंगे कि आप छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ का केवल विधानसभा है, विधान परिषद बन जाए, तो विधान परिषद का निर्माण करना है, या जिसका विधान परिषद है उसको अगर अपने विधान परिषद की समाप्ति करना है, तो भी ये चीज संसद साधारण बहुमत से चीज कर सकती है। आते हैं दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, भले विशेषाधिकार आदि। जैसे कि आप दूसरी अनुसूची में क्या है? सर वेतन और भत्ते। अनुसूची 2 याद कीजिए। अनुसूची 1 है संघ, राज्य और उसका क्षेत्र, जिसको बहुत बार रिवीजन करवाए हो। अनुसूची 2 है वेतन और भत्ते। तो वेतन और भत्ते चाहे राष्ट्रपति के हो, राज्यपाल के हो, लोकसभा अध्यक्ष के हो, न्यायाधीश के हो, और आदि जितने भी ऐसे सरकारी पद जानते हैं, आदि के लिए जो उपलब्धियां, परिलब्धियां उनको दी जाती हैं, भत्ते दिए जाते हैं, भले ही विशेषाधिकार भी उनका, उन सब में भी अगर कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। मैं संसद का पेमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं, इन सभी का, राष्ट्रपति सबका पेमेंट आप बढ़ाना चाह रहे हैं, इनकी फैसिलिटी आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आप केवल साधारण बहुमत से वो चीज कर सकते हैं। और एक चीज आपको बता दूं मैं कि इनका सैलरी अगर आज 1 लाख रुपया है राष्ट्रपति जी का, मान लीजिए, तो इनकी सैलरी कभी भी संशोधन करके 1 लाख से 90,000, 95,000 यानी 1 लाख से 99,999 भी नहीं की जा सकती। अर्थात इन सभी में जो भी परिवर्तन होगा, संशोधन होगा, वो हमेशा वृद्धि रूप में ही होगा, अर्थात ये हमेशा ग्रोथ रूप में ही होगा। हमेशा बढ़ा ही सकते हैं, कम नहीं कर सकते। समय के साथ हम इनकी फैसिलिटी, सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। इनकी पेमेंट सैलरी को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। संसद में गणपूर्ति। संसद में गणपूर्ति की संख्या जो होती है उसको अगर बढ़ाना है तो भी दोस्तों बढ़ाना है, घटाना है, जो भी बदलाव करना है उसके लिए साधारण बहुमत से वो काम हो जाएगा। तो इन सारे ही विषयों पर साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और बोला संविधान में अधिकांश चीजें, जो चीजें बदलती हैं वो साधारण बहुमत से ही हो जाती हैं। फिर आइए, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में परिवर्तन करना है। सोचिए दुनिया में सबसे बेस्ट नौकरी क्या? तो मैं बोलता हूँ संसद की। पूछे कैसे? आप खुद अपनी ही पेमेंट और सैलरी और भत्ते डिसाइड करते हैं। दुनिया में से किसकी नौकरी है जो खुद अपने पेमेंट डिसाइड करे? सोचिए, आज मेरे को एनालाइजर में रखा जाए, बोले कि प्रतीक सिंह आप बताइए आपको जितना पैसा चाहिए उतना दिया जाएगा, आपका जब मन करे उतना पैसा और बदल लीजिएगा, जब आपको जितना पैसा आप अपने मन से बोलिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, जितना आप सोच सकते हैं बोलिए। मैंने मेरी सैलरी में खुद डिसाइड कर रहा हूँ। ऐसी शक्ति किसी के पास है? नहीं। तो किसके पास है? संसद के पास। कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों में परिवर्तन केवल साधारण बहुमत से हो जाएगा, और संसद बहुत आसानी से साधारण बहुमत से अपने पेमेंट भत्ते को बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती। ऐसे नॉर्मल केसेस में घटाती नहीं है। क्लियर हो गई बात है? देखिए बताइए, दुनिया में ऐसा कोई नौकरी है? तो बनना है तो संसद बनो यार, है खुद अपना पेमेंट बढ़ाओ, डिसाइड करो, आओ।
संसद में प्रक्रिया का नियम, इसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं साधारण बहुमत से। संसद में जो प्रक्रियाएं होती है उसमें भी संशोधन साधारण बहुमत से हो जाएगा। संसद इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार, संसद अपने जो सदस्य और उसकी समितियों को जो विशेषाधिकार देता है उसमें भी कोई बदलाव साधारण बहुमत से हो जाएगा। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, इसमें अगर कोई संशोधन करना है तो ये भी साधारण बहुमत से हो जाएगा। उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीश की संख्या में परिवर्तन करना है तो इसमें भी आपका दोस्तों बदलाव हो जाएगा। अवर मतलब अन्य न्यायाधीशों की संख्या में कोई परिवर्तन करना है तो साधारण बहुमत से बदल सकते हैं आप। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना है, देखिए यहाँ याद ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना है तो ये भी संशोधन साधारण बहुमत से हो जाएगा। अर्थात आप उनके न्याय क्षेत्र को हमसे ज्यादा ही कर सकते हैं, बढ़ा ही सकते हैं। किसी भी उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय के आप न्याय क्षेत्र को घटा कभी नहीं सकते संसद भैया, इसलिए ज्यादा महत्व प्रदान करना तो आप संशोधन करेंगे और वो साधारण बहुमत से कर सकते हैं। ये सब विषय ध्यान रखिए, कूट में दे देगा कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा कौन सा संशोधन किया जा सकता है, ये पूरा लाइन से दे देगा, इसमें एक ठोस आ देगा जो नहीं कर सकते हैं। राजभाषा का प्रयोग डाल सकते हैं साधारण बहुमत से। नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, नागरिकता किसी को प्राप्त करना है किसी को समाप्त करना है साधारण बहुमत से। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, संसद और राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन कर सकते हैं साधारण बहुमत से। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण साधारण बहुमत से। केंद्र शासित प्रदेश में कोई चीज बदलाव करना है साधारण बहुमत से। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, पांचवी अनुसूची क्या है, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, तो एसटी क्षेत्र का प्रशासन या आपके शेड्यूल्ड क्षेत्र का प्रशासन, इसमें कोई परिवर्तन करना है तो भी आप कर सकते हैं। किसमें, देखिए दूसरी अनुसूची में परिवर्तन किससे किया, दूसरी अनुसूची में भी साधारण बहुमत से। पांचवी अनुसूची में परिवर्तन आपके साधारण बहुमत से। छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, पांचवी तो भाई संपूर्ण भारत के और छठवीं में आपका भैया असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातियों के बारे में, तो वहां के जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है उसमें भी आप परिवर्तन कहां से कर सकते हैं, तो पांचवी अनुसूची बोले छठवीं अनुसूची बोले सब में आप संशोधन कर सकते हैं साधारण बहुमत से। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति से संबंधित प्रावधानों में संशोधन हेतु आवश्यक है। संसद का साधारण बहुमत, संसद का विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति, क्या इनमें से कोई नहीं। बहुत आसानी से भैया, राज्य विधान परिषद का निर्माण कर रहे हैं या उसकी समाप्ति करना है तो संसदीय प्रक्रिया साधारण बहुमत से ही कर लेती है, अर्थात आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत उत्तरे। क्लियर, देखिए ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो सिंगल उसके एक पॉइंट को एक क्वेश्चन बना दिया, बस उस सारे पॉइंट्स को दे दे और इसमें एक पॉइंट गलत वाला डाल दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को कंठस्थ कर लीजिए मेरे भाई, कर लीजिए। इसके बाद आपको मैं एक हिंट भी दूंगा जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है लास्ट में। गुरुजी अपने लिए कुछ बचा के रखें जो लास्ट में बच्चों के लिए गिफ्ट होना चाहिए। तो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, अब ये साधारण बहुमत द्वारा क्या चीज संशोधित की जा सकती है, आप अच्छे से भली बात ही देख चुके हैं बालक, देख चुके हैं ना, यस। किस विशेष बहुमत, अब देखते हैं साधारण बहुमत के बाद विशेष बहुमत से क्या क्या चीज संशोधित की जा सकती है ना। आइए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग सर को बैठने दे रहे हैं। एक्चुअली बताया था ना कि जब एक बार एक्सीडेंट हुआ था पैर का तो घुटने में थोड़ा पेन रहता है, तब से तो ठंड में आता तो पता ही पुराने पेन में दर्द हो जाता है, तो वही थोड़ा पेन देता है लेफ्ट वाला मेरा नी। तो चलिए आपको ये सलाह दूंगा कि मेरे उस समय नी में मेरे को दर्द महसूस हो रहा था जब चोट लगा, तो मैंने क्या किया कि यार अंदरूनी से हल्का हल्का मोच आया और ठीक हो जाएगा सोच के मैंने उस समय एक्सरे वगैरह नहीं कराया, मगर अब वो दर्द डेली का हो गया है। इसे कभी आपकी एक्सीडेंट हो जो घाव बाहर से ना दिखे पर अंदर अगर आपको पेन महसूस हो रहा है तो आप लापरवाही मत कीजिएगा, जो मैंने गलती की वो आप मत कीजिएगा। अगर अंदर आपको थोड़ा सा भी दर्द महसूस हो रहा है तो तुरंत जाके एक्सरे करवाइएगा और डॉक्टर से दिखवाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं करवाया और अब मेरा परमानेंट दर्द हो गया और अब मेरे को इसका सोनोग्राफी करवाना पड़ेगा। ठीक, सोनोग्राफी तो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, MRI वगैरह करवाना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। ठीक, चलिए इसलिए समय रहते सही इलाज करवा लीजिए, लापरवाही मत कीजिएगा। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, देखते साधारण बहुमत द्वारा क्या क्या चीज बदल सकते हैं संसद लोग हम देख चुके हैं। अब हमारे हैं विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किस किस चीज में किया जा सकता है। विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से, संसद के 2/3 बहुमत से। संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत
तो प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत अर्थात 38% से अधिक और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान के सदस्यों के 2/3 का बहुमत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, तो कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए जो कि आपके 38% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक सदन के जो उपस्थित हुए लोग और जो मतदान के सदस्य हैं, जो उपस्थित लोग जितने हैं वोट डालने के लिए, है ना, और जो मतदान देने वाले सदस्य हैं, उनके 2/3 बहुमत कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है। फिर चाहे इसमें रिक्तियां या अनुपस्थिति हो। स्पष्ट शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है। क्या आपके विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी अवस्थाओं के संबंध में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी अवस्थाओं के संबंध में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। इस तरह के संशोधन व्यवस्था में शामिल है। ये जो क्या क्या लिखा है गणित 3-5 समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए। बस याद रखिए भैया कि प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत आपको चाहिए। बस उस एक लाइन पे आप ध्यान रखिए कि आपको 2/3 विशेष बहुमत 2/3 बहुमत आपको चाहिए। जो बोल रहा था उधर पीछे विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत आपको चाहिए। हो गया? तो 38 40 पंचे 200 200 200 में 10 कम 240 240 इतने हो 240 लो। ठीक, चलिए ठीक भाई, ये याद रखिए 2/3 बहुमत होना चाहिए कुल प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले के। उपस्थित जितने लोग हुए उसके और मतदान कर, देखिए उसका गणपूर्ति तो पूरा होना ही चाहिए। उसके बाद भी जो लोग उपस्थित और जो मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 मत आपको मिलना चाहिए। क्लियर हो गई बात है? जैसे मान लो समझाता हूं मैं कि 100 लोग हैं, ठीक, इस 100 लोग का लिखा है अगर 38% से अधिक, तो इससे 38% अधिक मान लीजिए आप क्या कि यहाँ पे आपको 3 हाँ, तो 38% अधिक मान लो 60% लोग आए हैं, 60% लोग उपस्थित हुए हैं, तो 38% से अधिक है ना 60%, यस। 100 का 60% 60 लोग ही होते हैं, यस। अभी 60% के लोगों के जो उपस्थित हुए कितने लोग, 60 लोग, जो मतदान कितने लोग कर रहे हैं, अभी 60 में से मान लीजिए आप कि मतदान कर रहे हैं, आपके 60 लोग पूरे मतदान कर रहे हैं, तो 60 लोगों में से 2/3, पहले तो 100 में से 38% से अधिक लोग आए, तो आए मान लीजिए 60 लोग, 60 लोगों में से 2/3 लोग आपके आए, वोट डाल रहे हैं, उपस्थित हैं, वोट डाल रहे हैं। 3 दूनी 6 होता है, 20 × 20 दूनी 40, तो 100 में से 40 वोट के द्वारा भी ये पास हो सकता है। क्लियर हो गई बातें? यस। आइए मूल अधिकार। अब देखिए भाई विशेष बहुमत का जरूरत कहाँ पड़ता है, कुछ ऐसी चीजें जिसको आसानी से नहीं बदलना चाहिए वैसी जगहों पे बदलाव के लिए विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अब विशेष बहुमत को देखिए कि विशेष बहुमत कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो पहला है दोस्तों मूल अधिकार, अर्थात आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, जो आपके मूल अधिकार है, उसमें अगर बदलाव करना है तो उसके लिए आपको विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन करना पड़ता है। तो मूल अधिकार में बदलाव करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है, ताकि कोई भी आसानी से भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के साथ छेड़छाड़ ना कर सके, आसानी से इसमें बदलाव ना कर सके, इसलिए विशेष बहुमत का प्रावधान रखा गया है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4। तो ये दोस्तों आपका डीपीएसपी है, तो भाग 3 है, ये भाग 4 है आपका, है ना। तो भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी, अर्थात पूरे भाग 3 में बदलाव करना है तो विशेष बहुमत, भाग 4 में बदलाव करना है तो विशेष बहुमत। और वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं है
और सभी अनुबंध, सभी उपबंध, सब में आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, जो प्रथम और तृतीय श्रेणी से संबद्ध नहीं है उन सभी के लिए। ठीक, चलिए। विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। अब आगे तीसरा, जिसको आप बोलते हैं कठोर बहुमत। अब कठोर बहुमत के द्वारा संशोधन का बात कर रहे हैं। संसद के विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति द्वारा नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। याद रखिएगा कि कठोर बहुमत की आवश्यकता कब पड़ती है, जब संघीय ढांचे में कुछ परिवर्तन करना हो, पूरे संघ के ढांचे में परिवर्तन करना हो, और संघ तो राज्यों से मिलकर बना, अर्थात राज्यों पे भी उसका असर पड़े, उस बदलाव का, राज्यों से जुड़ी किस चीज में परिवर्तन करना है। ठीक, तब। और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण संविधान का बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली है। तो देखिए इसमें क्या बात होता है, इसमें दो बात होता है। संसद में 2/3 बहुमत आपको चाहिए, और आधे से अधिक राज्य, 50% जो राज्य, आधे से 50% राज्य से अधिक राज्य आपको चाहिए। यहाँ तो आपका विशेष बहुमत हो रहा है, 2/3 बहुमत, मगर यहाँ पे आपका साधारण बहुमत से भी काम चल जाता है। ठीक, विधानमंडल में साधारण संविधान का बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो, तो यहाँ पे साधारण बहुमत चाहिए राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानसभा में, राज्य विधान परिषद में, चाहे राज्य विधानमंडल में, और संसद में 2/3 बहुमत। तो संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, और हर राज्य के विधानमंडल से आधे से अधिक मतलब साधारण बहुमत आपको चाहिए। जब ये उसके बाद भी आधे से अधिक राज्यों में ही आपको परमिशन मिल जाए, तभी आप लागू कर सकते हैं ये कठोर बहुमत। ठीक, और हर राज्य तो आपकी बात मानेगी नहीं, क्योंकि आप बीजेपी सरकार है, किसी राज्य में कांग्रेस सरकार है, तो राज्य आपकी बात अगर नहीं मान रही है तब, इसीलिए तो ये सब दिक्कतें होती हैं। कठोर बहुमत को लागू करना आसान नहीं होता है। यदि एक, कुछ या बचे राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे राज्य उन्हें अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। इसमें राज्य, आधे से अधिक राज्यों का परमिशन आपको चाहिए, उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित है कि नहीं, उसको क्वेश्चन बना चुका है, या 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर उसको राज्यों को परमिशन देना होगा। तो आंसर है कि कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि उनको कितने दिन के अंदर स्वीकृति देनी आवश्यक है। ठीक, हालांकि ये अनऑफिशियल तरीके से राष्ट्रपति जी डिसाइड कर देते हैं कि इतने दिन के अंदर आपको डिसीजन लेना है। हो गया। यदि कोई एक राज्य या कुछ 2-3 राज्य या कुछ बचे हुए राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते, मतलब ना वो हाँ बोलते हैं ना वो ना बोलते हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे राज्य उन्हें अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। कहने का मतलब कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, इसका आधा कितना होगा, 14 राज्य हो जाएगा, है ना। तो 28 राज्य में से 14 राज्य डिसाइड है, 14 के बाद इसको एक राज्य और मिल गया, आधे से अधिक होना चाहिए, तो इसको टोटल 15 राज्य। तो 28 राज्य में से 15 राज्य भी रेडी हैं, तो बाकी बचे जो आपके 13 राज्य हैं ये ना बोल रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि औपचारिकता आपकी पूरी हो गई है, क्योंकि आपको 28 में से आधे से अधिक राज्य लोग हाँ बोल दिए हैं। वही बात यहाँ पे घुमा के लिखा हुआ है कि अगर आधे से अधिक राज्यों से आपको परमिशन मिल जाए, तो दोस्तों अगर 2-4 राज्य बचे भी हों, कुछ राज्य बच भी गए हो जो परमिशन ना दे रहे हो, कोई कदम ना ले रहे हो, तो भी दोस्तों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन जो क्राइटेरिया था कि आधे से अधिक आधे राज्य उन्हें अपनी संस्तुति दे दें तो औपचारिकता पूरी हो जाएगी। तो फिर बचे हुए राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे कठोर बहुमत की आवश्यकता होती है, आइए उस चीज को भी हम जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, तो देखिए राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा पद है, उसके पूरे निर्वाचन में आपको उसके राष्ट्रपति जी के निर्वाचन और उनकी पूरी प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया में अगर कोई चीज बदलाव करना है तो बहुत बड़ी चीज है ना भाई, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश के राष्ट्रपति होते हैं, वो किसी पक्ष किसी पार्टी के होते नहीं है, ऐसा माना जाता है, काल्पनिक चीज। तो राष्ट्रपति पूरे देश के राष्ट्रपति होते हैं,
है ना। तो किसी एक आदमी के तो है नहीं, किसी एक पार्टी के तो होते नहीं है, इसलिए पूरे राज्यों से परमिशन लेना जरूरी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में अगर आप बदलाव करते हैं तो क्यों? क्योंकि इनकी निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तो वोट देते हैं, साथ ही साथ राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के लोग वोट देते हैं तो उनका भी तो परमिशन जरूरी है ना भैया, राज्य का। यस, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसकी प्रक्रिया में कठोर बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार। तो केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार आप देख लीजिए। जब भी आपको केंद्र सरकार ये राज्य सरकार की कार्यकारिणियों की शक्तियों का विस्तार करना हो, तब भी आपको क्या करना होता है? कठोर बहुमत की जरूरत पड़ता है। देखिए केंद्र मान लीजिए अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, और शक्ति बढ़ा के केंद्र क्या बोल दिया कि प्रत्येक राज्य की पुलिस व्यवस्था भी मेरे अंडर होगी। मान लीजिए अपनी शक्ति बढ़ा क्या बोल दिया, प्रत्येक राज्य के जो कोयला से खनिज पे जो आपका टैक्स है उसको मैं कलेक्ट करूंगा। इस तरह से केंद्र अपनी शक्ति बढ़ा रहा है या कोई राज्य की शक्ति बढ़ा रहा है। तो जब इतनी बड़ी शक्ति बदल रही है, अगल बगल के लोग प्रभावित होंगे, तो कैसे कोई एक आदमी डिसीजन ले लेगा, है ना। इसलिए केंद्र एवं राज्य की कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार करना है, समझाने के लिए बताया आपको ऐसे एग्जांपल। तो केंद्र एवं राज्य की जब कार्यकारिणी की शक्तियों का बढ़ाना हो तो भी आपको कठोर बहुमत की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय एवं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में कोई बदलाव करना है तो आपको कठोर बहुमत की आवश्यकता होती है। केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन करना हो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों में जब विभाजन करना हो तो भी आपको आधे से अधिक राज्यों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शक्तियों का विभाजन दोनों में हो रहा है तो दोनों पक्ष रहने जरूरी है। 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय हो, 7वीं अनुसूची में सूची विभाजन है, जहां सूची विभाजन मतलब शक्तियों का विभाजन है कि किस किस विषय पर कोई भी नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी। जैसे रेल एक विषय है तो रेल जैसे विषय पर नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास। पुलिस एक विषय है तो पुलिस से जुड़ी कोई भी नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? तो राज्य के पास। शिक्षा एक विषय है तो शिक्षा जुड़ा नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? तो केंद्र राज्य दोनों के पास, वहां केंद्र के पास ज्यादा। तो भैया आपका केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आप पढ़ लिए। तो 7वीं अनुसूची में आप वही पढ़ते हैं सूची विभाजन। तो सूची विभाजन क्योंकि पूरे एक विषय आप हटा दिए, पूरे एक विषय बदल सकते हैं कि केंद्र के हाथ की कोई शक्ति राज्य के हाथ में डाल सकते हैं, राज्य के हाथ की कोई शक्ति आप केंद्र के हाथ में डाल सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप पूरी शक्तियों का बंटवारा कर दे रहे हैं, पूरे विषय पूरे मेन एक विषय से पूरी शक्ति को बदल सकते हैं। इसलिए याद रखिए 7वीं अनुसूची में भी आपको कठोर बहुमत की आवश्यकता होती है। तो दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची में आप क्या पढ़े थे? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची में आप पढ़े थे क्या? साधारण बहुमत वाला शायद पढ़े थे मैं भी, है ना पीछे। मगर 7वीं अनुसूची में कठोर बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय संसद ने अनुच्छेद 368 का उपयोग करते हुए भारतीय संविधान में अभी तक 106 संशोधन किए हैं। देख लेते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ, नेट ऑफ है मेरा, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया 105 amendments. According to Byju's, as of October 2021, there have been 105 amendments to the Constitution of India since it was first enacted in 1950. यहाँ तो 105 ही बोल रहे हैं, अगर यहाँ 106 लिखा है मतलब एक संशोधन और हो गया होगा, क्योंकि इनका जो 105वां संशोधन है वो आपके अक्टूबर 2021 में हुआ था। 2022 में जो संशोधन हुआ उसको नहीं काउंट किया, मैंने सही लिखे हैं हमारे कंटेंट बनाने वाले ने भैया, है ना। और जो आपका 104वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा लोकसभा तो पहले क्या था, लोकसभा और आपके राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए सीट कितनी 70 साल के लिए रिजर्व की गई थी, आरक्षित की गई थी। उस 70 साल की सीमा को 10 साल बढ़ा दिया गया है, मैंने 80 साल तक के लिए उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है। इनके लिए SC ST के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों को, वो 104वां संविधान संशोधन 104वां, ठीक, वही पता चल गया।
हालांकि संशोधन वाला तो आगे आ जाएगा, हम चेक करते हैं। 106 106 106 सही ले ले भाई। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया। According to PRS India, the Constitution Amendment Bill 2006 proposes to insert a new Part 9B in the Constitution, which provides for incorporation, regulation and winding up of cooperative societies. देखते हैं, रुकिए। 106वां संविधान संशोधन 22 मई 2006 को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर नहीं, इसका मतलब नहीं रह गया है। चलिए भैया, तो 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? चलिए टोटल नंबर पर जान लीजिए, आगे तो पता चल ही जाएगा। तो भाई अभी तक टोटल 106 संविधान संशोधन हो गए। इसके नंबर्स में देखिए, नंबर्स का मैं गारंटी नहीं लेता हूं, ये नंबर्स आप चेक कर लीजिएगा भैया, है ना। चलिए आ जाए क्वेश्चन पे। मूल अधिकार से संबंधित प्रावधानों में संशोधन हेतु आवश्यक है। तो मूल अधिकार से संबंधित प्रावधानों में संशोधन हेतु आवश्यक है। मूल अधिकार में परिवर्तन करना है तो कैसे कर सकते हैं आप? विशेष बहुमत के द्वारा, संसद का साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष प्लस आधे राज्य में कठोर बहुमत से। तो संसद के विशेष बहुमत से आप मूल अधिकार परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैंने आंसर दिया वैसे आपको भी याद होना चाहिए, पीछे आप पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं इनकी प्रक्रिया में संशोधन, तो वही राष्ट्रपति प्रदेश के हैं इसलिए इनमें कठोर बहुमत की आवश्यकता होती है। तो संसद के सी कठोर बहुमत, संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति, मतलब संसद के कठोर बहुमत से ही राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया में प्रावधानों में परिवर्तन कर सकते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, अब आगे आपका लीजिए जो आपका डाउट था कि सर अभी तक जितने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं उसको आप एक झलक पढ़ा दीजिए हमें। क्या उसको आप एक झलक हमें पढ़ा दीजिए। तो आइए, अभी तक भारत में जितने भी महत्वपूर्ण, सभी नहीं, सभी संविधान संशोधन नहीं पढ़ सकते हैं ना भैया, जितने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उसका पूरा लिस्ट आपको पढ़ा दे रहा हूँ, एक एक नजर घुमा लीजिए। मैं एक बार पढ़ा के निकल जाऊंगा, रिवीजन करके आप उसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि जितने भी संविधान संशोधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जैसे 73वां, पंचायती राज 74वां, नगरीय निकाय 42वां, संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। 86वां है ना, 86वां संविधान संशोधन, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो आपको याद होने चाहिए। चलिए तो आइए देखते हैं कौन कौन से भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन निम्नलिखित है। पहला संविधान संशोधन, तो भारत में पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, जो कि आपको पढ़ाया था, 9वीं अनुसूची में हुआ था, 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था भूमि सुधार आंदोलन को। तो इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार आंदोलन। तो भैया पहला संविधान संशोधन हुआ था अनुसूची 9 जोड़ने के लिए, अनुसूची 9 जोड़ने के लिए, जिसका विषय था भूमि सुधार आंदोलन। यस, तो उसमें हुआ था पहला संविधान संशोधन 1951 में। क्लियर हो गया बात, आगे बढ़ते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956, एक के बाद सीधा 7वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है उसका, क्यों 7वां 56 करके याद करवाए थे, याद कीजिए मैं कि भाई आपका जो है भाग 7 संविधान का भाग 7 समाप्त हो गया था 7वें संविधान संशोधन 756 द्वारा करके याद करवाया था मैं। तो इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया था। ये भी दोस्तों आपको याद रखेंगे, 14 राज्य, भारत में 14 राज्य, जब 31 आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सभी राज्यों को परमिशन मिला लिए, उसके बाद जब राज्यों का पुनर्गठन होने लगे भाषा के आधार पे, तो उस भाषा के आधार पे जब पुनर्गठन होने लग गया दोस्तों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। तो आप उसका कहानी पढ़ाया था, आपको याद है? पुट्टी श्री रामुलु जी जो आंध्र प्रदेश के थे, वो 56 दिन की कितने दिन के लिए आपका आमरण अनशन किया और 56वें दिन शायद उनका देहावसान हो गया। उसके से बहुत बड़ा दंगा फसाद टाइप का माहौल बन गया, जिसकी वजह से प्रेशर में आकर के
राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण करना पड़ गया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए उस आयोग का नाम बोलते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने सिफारिश किया कि अब भारत देश में 16 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए, और 16 राज्य की जगह पे 14 राज्य बने और 8 केंद्र शासित की जगह 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो डिमांड किया था राज्य पुनर्गठन आयोग ने या फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का, मगर बना क्या, दोनों में 2-2 कम, 16 से 2 कम 14 राज्य, 8 से 2 कम 6 केंद्र शासित प्रदेश का पुनर्गठन किया गया भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका है आंध्र प्रदेश, वो भी पोट्टी श्री रामल्लू के त्याग की वजह से, उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। क्लियर हो गई बातें? ठीक है, ये सब आपको पढ़ाया हूं शुरुआती संविधान के लेवल पे। ये तो 7वां संविधान संशोधन ही किया गया था उसमें 1956 में, और इसी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आपको भाग 7 को हटाया भी गया है। संविधान के 22 भाग में से जो भाग 7 है उसको भी हटाया गया इसी के द्वारा। ठीक, तो सबके महत्व को समझते चलिए। आते हैं अगला 10वां संविधान संशोधन 1961। इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादर और नागर हवेली को संघ में शामिल किया गया। पहले बात तो यही पूछता है कि दमन दीव और दादर नागर हवेली किसके अधीन थे, तो एक किसने उस पर कब्जा किया हुआ था, तो दमन दीव और दादर नागर हवेली पे कब्जा था पुर्तगालियों का। फिर पुर्तगालियों से वो क्षेत्र दादर नगर हवेली को मुक्त करा के उसको भारत का अंग बनाया गया दादर नगर हवेली को, तो उसके संविधान संशोधन करना पड़ेगा, साधारण बहुमत से करना पड़ेगा। आपको पता है नए क्षेत्र नए राज्यों का प्रवेश कर रहे हैं आप, दादर नगर हवेली को आप छत्तीसगढ़ प्रवेश दिला रहे हैं, तो साधारण बहुमत से दिला सकते हैं। तो साधारण बहुमत से संशोधन तो कर दी, मगर कौन सा संशोधन था वो संशोधन था 10वें नंबर का संविधान संशोधन 1961। तो हमारा कब बना दादर नगर हवेली भारत का हिस्सा? 1961 में बना। ये क्वेश्चन भी बनता है। तो 10वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा दादर एवं नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर भारतीय संघ में शामिल किया गया। क्लियर रहेगा, याद रहेगा? यस। 12वां संविधान संशोधन 1962। तो 12 है, 62 है, 12 62 22 1262 22 दोनों क्लास में याद रहेगा। ठीक, चलिए 10 का एक है, 61 का भी एक है, तो 10वां 61 में, 12वां 62 में। 12वां संविधान संशोधन 1962, इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में विलय किया गया। आपने यहाँ पढ़ा कि दादर नगर हवेली को सम्मिलित किए, उसके बाद आपको बचा कौन था? दमन और दीव बचा था और गोवा बचा था। तो इनको पुर्तगालियों से मुक्त कराना था कि नहीं भैया? तो पहले हमने पुर्तगालियों से क्या लिया? पहले हमने पुर्तगालियों से 1961 में दादर और नगर हवेली ले लिया, 10वें संविधान संशोधन करके उसको मिला लिया। फिर हमने 61 के बाद 62 में गोवा और दमन दीव भी ले लिया पुर्तगालियों से, और उसको हमने 12वां संविधान संशोधन करके भारत में मिला लिया। तो 10 और 12वां दादर नगर हवेली, गोवा और दमन दीव, याद रखेगा 61 और 62। आगे बढ़ते हैं। 14वां संविधान संशोधन है ना, 14वां। और हाँ, कोई बात को अगर किसी को शिकायत होगी कि सर आप बैठे तो दिख नहीं रहे इधर का, क्या करना है भाई? देख के, मैं तो बोल रहा हूँ मुंह से एक चीज, देख लीजिए, काम का चीज आपको दिखा भी रहा है मुड़ मुड़ के, तो मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। आइए 14वां संविधान संशोधन 1962, इसके द्वारा पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया। ठीक है, यस। तो 14वां संविधान संशोधन 1962, तो 14वां संविधान संशोधन 12वां 62 में हुआ था, फिर 14वां संविधान संशोधन भी 1962 में हो गया, और इसके द्वारा पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया। तो पौंडीचेरी में भी शायद फ्रांसीसियों के हाथ में थी, फ्रांसीसियों के हाथ में ना, पुर्तगालियों के हाथ में थी, ऐसी जिसके हाथ में भी होगी देख लेते हैं। पौंडीचेरी में किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का या पुर्तगालियों का? According to Byju's Pondicherry para Kabja Karan Ora Barada पुर्तगाली थे दोस्तों। ठीक, तो अब देख रहे हैं भारत वाले पुर्तगालियों से अपना सब स्थान ले रहे हैं। पहले हमने 1961 में 10वें संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन, 12वां और 14वां संविधान संशोधन, 1961, 62 और 62। पहले हमने दादर नगर हवेली लिया, फिर हमने गोवा दमन दीव लिया, फिर हमने 14वें में ले लिया पौंडीचेरी को। क्लियर हो गया बात? तो इसको चार्टिंग कर लीजिए, आप पूरा याद रहेगा। 10, 2, 12, 2, 14 हो गया। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ये 1961,
1962, 1962। इसके द्वारा हमने सम्मिलित किया था दादर एवं नागर हवेली को, ठीक है। तो दादर को, दादर एंड नागर हवेली, ठीक। इसके द्वारा हमने मिलाया गोवा को एंड दमन एंड दीव को, दमन एंड दीव। इसके द्वारा हमने मिलाया किसको, पौंडीचेरी को, ठीक। तो अब आपको याद रहेगा 10, 2, 12, 2, 14, 61, 62, 62, दादर नगर हवेली, फिर गोवा दमन दीव और पौंडीचेरी। साधारण बहुमत से ही हम इसको अपना अंग बना सकते हैं, तो साधारण बहुमत से ही सब चीज हो रहा है। तो अब देख रहे हैं कि 61, 62 में हमने मजबूत करके अपने देश को, अपने क्षेत्रों को वापस लेने लग गए हम सभी पूर्व यूरोपियों से। आगे बढ़ते हैं। 18वां संविधान संशोधन 1966, ठीक। 18वां संविधान संशोधन 1966, इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो याद रख लीजिए 18वां संविधान संशोधन 1966 ही था वो। तो 1966 में 18वां संविधान संशोधन किया गया और उसके द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठन करके पंजाब से हरियाणा राज्य बना दिया गया और उन दोनों के बीच से निकाल करके केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो समझ लीजिए कैसे किया गया। एक पंजाब था, ठीक, पूरा पंजाब था। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे करके और ऐसे करके, तो राज्य पंजाब को मैंने इसने हिस्से में तोड़ दिया। पंजाब से मैंने निकाल दिया कि आपका हरियाणा निकाल दिया और बीच में बना दिया चंडीगढ़। तो ये सब काम हो गया 1966 में, ठीक। 18वां संविधान संशोधन करके, ध्यान रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है ना ऐसे, जो आप अभी तक पढ़े नहीं है, जो जाने नहीं, जो यहाँ से निकल सकते हैं। पूछ सकता है कि पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ, 1966 आप बोलेंगे। किस संशोधन द्वारा, 18वें संशोधन द्वारा। समझ रहे हैं बात को। केंद्र शासित कब, चंडीगढ़ कब बना, हरियाणा कब बना, तो फिर बताएंगे 1966, 1966। यस। आइए आते हैं 18 के बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 पे, ठीक। चलिए, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं, और ये आपका 1967 नहीं 1969 है ना। ये भी चेक भी कर लेते हैं। इक्कीसवां संविधान संशोधन चलिए 1967 में भी दोस्तों, मैं जो आपको इससे पहले जब लैंग्वेजेस पढ़ाया तो उसमें 1969 मैंने लिख दिया तो गलत है, 1967 ही सही है, ठीक है ना। जब सिंधी भाषा को, जो कि पश्चिमी राजस्थान की भाषा है, उसको दोस्तों आपके संविधान में जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ध्यान रहेगा। यस सर। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारत की जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जिसमें आप भाषाएं पढ़ते हैं, 8वीं अनुसूची में आप भाषाएं पढ़ते हैं। उस भाषाओं में 14 भाषाएं पहले थी। आइए थोड़ा बता दो 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची का टॉपिक है भाषाएं, अर्थात इसमें वो भाषाएं आती है जिन भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसमें आपके शुरुआती जब संविधान बना तब 14 भाषाएं थी, बाद में इसमें आपके 8 भाषाएं और जोड़ी गई। इस तरीके से कुल 22 भाषाएं हैं आपकी संवैधानिक भाषाएं। वर्तमान में कुल 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, जिसमें 14 भाषाएं मूल रूप से पहले संविधान बना तभी जोड़ दी गई थी, बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई। इन 8 भाषाओं को कैसे जोड़ा गया, इन 8 भाषाओं को पहले एक भाषा जोड़ी, फिर आपके बाद में 3 भाषा जोड़ी एक साथ, फिर आपके बाद में 4 भाषा एक साथ जुड़ी। इसलिए 1 और 3 4 4 8 इन तीनों जोड़ी 8 हो जाता है, इसलिए 8 भाषा है। तो ये दोस्तों 14 लैंग्वेज के बाद जो पहली भाषा जुड़ी, जो कि 15वें नंबर की भाषा कहलाई, यही भाषा थी आपकी सिंधी भाषा। तो भैया इसके संविधान में बाद में जोड़ी गई है, तो संविधान संशोधन करना होगा। तो इसका संशोधन था 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक। अभी तक मैं इसी को 67 को 69 कहा करता था, और 67 दिखा रहा है, 67 सही है, इसको लेके चल सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ। इधर इस 3 भाषा को जो जोड़ा गया, जैसे यहाँ तो सिंधी जोड़ा गया, यहाँ जोड़ा गया था आपका मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ये 3 लैंग्वेज जुड़े थे, जिसके संविधान संशोधन करना पड़ा था 71वां संविधान संशोधन और आपका 1992। तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके
आपका मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को संवैधानिक भाषा में जोड़ा गया। बाद में बच्चे 4 लैंग्वेज जिसको आप हिंट है MBBS करते हैं ना, आप MBBS की जगह आप कीजिए MBDS। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, इसके लिए संशोधन करना, इन 4 लैंग्वेज को संविधान में जोड़ने के लिए संशोधन करना पड़ा था। 21वां है, देखिए 71वां है, 21-71 को जोड़ेंगे तो 92 होता है, इसलिए 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। तो भाई 4 लैंग्वेज जो बाद में जुड़े उसके लिए 92वां संविधान संशोधन 2003 किया गया। ठीक, तो 1, 3 और 4 लैंग्वेज। यहाँ पे जुड़ी सिंधी, यहाँ पे जुड़ी भाई मणिपुरी, पढ़ा चुका, रिवीजन बहुत बार करा लिया इसलिए शॉर्टकट मारा था, फिर भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ वो आपका कोंकणी, यहाँ हो आपकी नेपाली। ठीक, बाद में जो यहाँ पे जुड़ी इसके लिए हिंट था कि आपका, इसलिए मकोनी से था म को ने, यहाँ पे हिंट था आपका MBDS, तो उसका हिंट है आपका मैथिली जो कि दक्षिणी बिहार की भाषा है, फिर आपका बोडो, डोंगरी जो कि जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है, बोडो आसाम की लैंग्वेज है, संथाली जो कि झारखंड की लैंग्वेज है। ये 4 लैंग्वेज जुड़े। अब जो पहला लैंग्वेज सिंधी जुड़ा, ये जुड़ा 21वें संविधान संशोधन से। ये जो मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली 3 लैंग्वेज जुड़े आपके 71वें संविधान संशोधन से। ये जो 4 लैंग्वेज जुड़े आपके 92वें संविधान संशोधन से। हिंट भी बहुत आसान, देखिए जब 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 होता है, 1, 1, 2 और 2, 7, 9, तो 21 से 71 को जोड़ने से 92 आता है। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में, 1967, जिसको मैं 69 बोल रहा था अब तक। 71वां संविधान संशोधन आपका हुआ 1992 में, 1992 में, और 92वां संविधान संशोधन हुआ आपके 2003 में। इसका ईयर भी याद करवाया था, इसका तो 67 है, कोई दिक्कत नहीं है कि 7 में 6 गया तो 1 बचेगा, 7 में 6 गया तो 1 बचेगा, ऐसे आपको याद कर सकते हैं। 71वां और 92 का हिंट में बताया था कि यहाँ 3 लैंग्वेज जुड़ी है तो 3 से 1 कम 2 होता है, 3 लैंग्वेज जुड़ी 3 से 1 कम कर दीजिए तो 2, तो 1992। या 4 लैंग्वेज है, 4 से 1 कम कर दीजिए 3, तो लीजिए 2003। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी लैंग्वेज जुड़ी, कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा, कौन कौन से वर्ष में। हो गया। और इसलिए संविधान में संशोधन के द्वारा जुड़ने वाली 15वीं नंबर की जो भाषा थी सिंधी थी, जो कि पश्चिमी राजस्थान की लैंग्वेज थी। मणिपुर की लैंग्वेज थी। कोंकणी आपकी कोंकणी गोवा की लैंग्वेज है। नेपाली संपूर्ण भारत में बोली जाती है। मैथिली आपके दक्षिणी बिहार की लैंग्वेज है। बोडो आसाम की लैंग्वेज है। डोंगरी आपकी जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है। संथाली झारखंड की लैंग्वेज है। क्लियर। तो आपको 3 संशोधन ये बता दिया, 21, 71 और 92 संविधान संशोधन। ओके, आइए आगे पढ़ते हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971, इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये 24वां संविधान संशोधन, क्योंकि पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। मतलब संसद अब मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकती है और आपके संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। यह अधिकार संसद को किसने दिया? तो 24वें संविधान संशोधन 1971 ने दिया। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971 कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज को बदलाव कर सकता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखे, हैं ना, मैं ना दिखूं तो भी चलेगा, कंटेंट आपको दिख जाएगी वही बोला। चलिए, 35वां संविधान संशोधन 1974 हुआ। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया। सह राज्य ना, भारतीय संघ का आप सह राज्य बन के रहिए, मतलब सहकर्मी बन के रहिए अभी आप, है ना। देखिए, मतलब बाहरी भारत के सह राज्य बन रही है। इसका मतलब आप एक तरीके से भारत के पूर्ण राज्य नहीं बने, हमारे साथ रह के, एक राज्य की तरह हमारे साथ रह के देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप पूर्ण राज्य बनिएगा। मैंने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड था कि भैया ट्राई करके देख लो कैसा लगता है। उसके लिए सिक्किम को दिया गया। सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं था। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा। फिर 36वां संविधान संशोधन, 35 को 36 आता है, 74 को 76 आता है। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 और 36वां संविधान संशोधन 1975। यहाँ पे सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक,
तो 35वां संविधान संशोधन 1974 और 36वां संविधान संशोधन 1975 दोनों को आप सिक्किम से जोड़ के ध्यान रखिएगा। और इससे क्या सीखने मिलेगा, इससे यह आपको सीखने मिल रहा है कि पहले सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, फिर बाद में पूर्ण राज्य के रूप में 22वें नंबर पूछता है कि सिक्किम भारत संघ में कितने नंबर के राज्य के रूप में प्रवेश किया था, तो 22वें राज्य के रूप में प्रवेश किया था और पूर्ण राज्य का दर्जा उसको मिला था 36वें संविधान संशोधन से। तो दोनों याद रखिएगा सिक्किम से जुड़ा हुआ है। 42वां संविधान संशोधन जिसको आप बोलते हैं मिनी संविधान। इस 42वें संविधान संशोधन में मेरे दोस्त इतनी ज्यादा चीजें बदली गई थी कि इस 42वें संविधान संशोधन को अपने आप में ही मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक, चलिए टाइम तो आपका बहुत ज्यादा हो गया होगा, आप लोग डर जाएंगे, दहशत में आ जाएंगे। चलिए कर लेंगे यार, एक आध दिन लंबा पढ़ लीजिएगा थोड़ा, है ना, एक आध दिन थोड़ा लंबा क्लास भी कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसका मिनी संविधान संशोधन भी मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इस 42वें संविधान संशोधन में इतनी सारी चीजें बदली गई कि अपने आप में ये छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन, एक छोटा संविधान कहलाने लग गया। ठीक, आइए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इंदिरा गांधी जी 1975 में आपकी आबादका लगाई थी और 76 में सब बदलाव किया था उनके द्वारा। इसमें जो कुछ कमियां थी, जो अच्छाई थी उसको रखा गया संविधान में, और जो कमियां थी उसको भी 44वां संविधान संशोधन 1978 से बदला गया, वापस हटाया गया। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बदल गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। ठीक, यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। तो अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन, इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान, मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है, जो कि आपको पहले बता चुका हूं। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे, मतलब इसमें 59 चीजें बदली थी, 59 चीजें, 59 चीजें। तो पूरा 59 चीजें तो आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, जो काम की चीजें वो पढ़ लीजिए। तो संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। तो पुस्तक संविधान की जो हमारी प्रस्तावना में जो प्रस्तावना लिखी गई है, उस प्रस्तावना आप पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है, सब देश की एकता अखंडता वो। तो आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान की हमारी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष चीज जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। ठीक है, ठीक, तो तीनों चीज याद रखिएगा कि तीनों चीज संविधान की प्रस्तावना में जोड़ी गई 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अब आइए दूसरा चीज देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, अर्थात सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ही मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, जिसको आज आप पढ़ते हैं संविधान के भाग 4 क के रूप में, जिसको भाग 4 क में बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। तो उस मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, इसमें आपका अनुच्छेद आता है 51 क, कि हमारे देश के नागरिकों को भी कुछ मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, वही चीज जोड़ा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, वन और वन्यजीव राज्य सूची के विषयों को संवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो शिक्षा पहले किसका विषय था? शिक्षा पहले आपके राज्य सूची का विषय था। वन किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। वन्यजीव किसके विषय थे? राज्य सूची के विषय थे। मगर शिक्षा, वन और वन्यजीव इन तीनों को राज्य सूची के विषय से निकाल के संवर्ती सूची में शामिल किया गया। अर्थात तीनों को समझ लीजिए आप। भारतीय संविधान 12 अनुसूची है, उस 12 अनुसूची में से 7वें नंबर की अनुसूची, 7वें अनुसूची में क्या लिखा गया है? सूची का विभाजन। सूची का विभाजन। इस सूची विभाजन को दोस्तों 3 हिस्से में बांटा गया। एक है केंद्र सूची या संघ सूची, एक आपकी राज्य सूची और एक है दोस्तों आपकी समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कोई भी, केंद्र सूची में जो भी विषय डलेगा, जैसे शिक्षा के विषय है तो केंद्र सूची में से कोई भी अगर विषय डला तो उस विषय पे कोई भी नियम कानून केवल केंद्र सरकार बना पाएगी।
राज्य सूची में कोई भी विषय डाला, जैसे शिक्षा था तो उसमें कोई भी नियम कानून शिक्षा से जुड़ा हुआ राज्य सरकार ही बना पाएगी। समवर्ती सूची में कोई भी विषय डाला तो उस पे नियम कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, मगर कभी दोनों का टकराव हो तो केंद्र के बनाए हुए नियम ज्यादा पावरफुल होंगे राज्य की तुलना में। तो ये समवर्ती सूची था। तो दोस्तों आपके इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही राज्य सूची के 3 विषय जो कि शिक्षा है, वन है और वन्यजीव है ना, शिक्षा, वन और वन्यजीव, ये 3 विषय निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसलिए अब शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का हिस्सा है, वन और वन्यजीव भी समवर्ती सूची का विषय है। इसका मतलब शिक्षा, वन और वन्यजीव से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर नियम कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। इसलिए अब क्या देखते हैं कि शिक्षा से जुड़ा हुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होता है सेंट्रल का, और स्टेट यूनिवर्सिटी भी होता है। यस भाई, आपके केंद्र का भी वन होता है, नेशनल पार्क वगैरह सब चीज केंद्र के अधीन चल जाता है, और सर स्टेट का भी अपना अभ्यारण्य वगैरह होता है। तो हाँ सर, वन पे भी देखिए और वन्यजीव पे भी वैसे ही। इस तरीके से सब समवर्ती सूची के विषय हैं, शिक्षा, वन और वन्यजीव वर्तमान में, पहले थे राज्य सूची के विषय। ये भी 42वें संविधान संशोधन से बदलाव किया गया था। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। तो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, और बढ़ा के कितना कर दिया गया, 5 से 6 वर्ष। क्यों किया गया? अरे भैया इंदिरा गांधी जी थी, वो चाहती थी कि मैं लंबे समय तक सत्ता में रहूं। अब मैं जब जीत गई हूं तो भैया मैं 5 साल के लिए नहीं 6 साल तक अपना राज करूं बैठ करके। मगर हुआ नहीं सपना इनका पूरा। 77 में चुनाव हुआ, 77 में जनता पार्टी की सरकार जीत के आ गई, और इसको फिर से 6 से इसको 5 कर देगी। ठीक, यस। तो अपने सपनों का दुनिया सजा रही थी इंदिरा गांधी जी कि हम आराम से 6 साल तक ऐसा करेंगे, 5 की जगह पे नियम बदल देते हैं। ठीक। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रपति जी को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, यह नियम बना दिया गया, बाध्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह जो रहेगी उसी पे बंध जाएंगे, उसी के अनुसार कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया इसी संविधान संशोधन द्वारा। क्योंकि मंत्रिपरिषद पे राज किसका होता है? प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी जी, तो उनके कहे पे ही राष्ट्रपति हर एक काम कर सके, इसलिए किया गया। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। अर्थात संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन, संसद संविधान कोई भी संशोधन करती है तो उस संशोधन को न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते, ये न्यायालय से वर्जित कर दिया गया था। ये बदलाव भी कर दिया ताकि इंदिरा गांधी जी जो बदलाव कर रही हैं इसको कल न्यायालय घुस के वापस ठीक ना कर दे, इसलिए तो अपने काम को सुरक्षा कर रही है। वो माइंडसेट आप पकड़िए कि 5 साल की 6 साल की जगह मैं राज करूं, न्यायालय इसको फिर से 5 साल ना कर दे, इसलिए न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर देती हूं। आगे बढ़ते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन में ये बड़ी बड़ी मुख्य चीजें थी जो दोस्तों आपकी बदल गई। उसके बाद आपको 1976 में वो चीज हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976। 1977 में जनता पार्टी की सरकार जीत के आ गई, और आने के बाद तुरंत उसने 44वां संविधान संशोधन 1978 किया, और 78 करके जो चीज उसमें गड़बड़ थी उसको वापस पुनः सुधारा। तो 1978 में उन्होंने क्या किया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो जो आपका 7 मूल मौलिक अधिकार थे भारत के संविधान में, 7 मूलभूत अधिकार थे, उसमें 6वें नंबर का अधिकार था संपत्ति का अधिकार। उस 6वें नंबर के संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसको विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया इस 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। देखिए आगे वापस सुधारे ना कि भैया कोई 6 साल नहीं होगा, तुम चाहते हो एक बार चुनाव जीतो तो 6 साल राज करो, नहीं 5 साल ही चुनाव होगा, जो पहले से हमारे बना के आए हैं हमारे पहले के सभी संविधान निर्माण करता। तो इन्होंने वापस उसको सुधारा जो 42वें में गड़बड़ी थी। राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जाएगी। तो आंतरिक अशांति शब्द हट गया और उसके स्थान में शब्द आ गया सशस्त्र विद्रोह। क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जो आपातकाल लगाया तो उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। तो दोबारा कोई प्रधानमंत्री आकर के आंतरिक शांति के नाम पे आपातकाल लगा करके भारतीय जनता या भारतीय नागरिकों पर अत्याचार ना करे, इसलिए शब्दों को सुधार दिया गया कि आंतरिक अशांति के रूप में आप कभी भी नहीं कर सकते हैं, आपातकाल नहीं लगा सकते। हाँ, आप क्यों आपातकाल तब लगा सकते हैं जब लोग सशस्त्र विद्रोह करें, कि लोग आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ हथियार उठा ले, सशस्त्र विद्रोह करें तब।
मगर अगर आदमी बैठ करके धरना दे रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है, अहिंसात्मक प्रदर्शन कर रहा है, अहिंसक पूर्ण तरीके से अगर वह आपका विरोध कर रहा है, तो उसके ये नहीं कि आप आपातकाल लगाए और उस सबको कुटवा दिए, जेल में डलवा दिए, मरवा रहे हैं उनको डंडा डंडा, ऐसा नहीं हो दोबारा। इसलिए इंदिरा गांधी जी के समय वो चीज हुआ था, इसलिए उसमें भैया सुधार किया गया। तो आंतरिक शांति शब्द की जगह पे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आप संशोधन कर रहे वो लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल, देखिए पीछे क्या था, मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा। क्या बात था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से सब काम करेंगे, उसमें इसको बदल दिया गया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। मंत्रिपरिषद की जगह पर शब्द आ गया मंत्रिमंडल, और उसमें भी उनको अधिकार दिया कि एक बार आप पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं मंत्रिमंडल के विचार को, लेकिन दूसरी बार अगर वह सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। क्लियर हो गई बातें? यस। तो ये बात भाई बदला गया, थोड़ा सा राष्ट्रपति जी के पद को इज्जत सम्मान दिया गया। वहां क्या हुआ था कि मंत्रिपरिषद जो सलाह लेगा वो मानना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। यहाँ क्या हुआ, मंत्रिपरिषद शब्द हटा के आया शब्द है मंत्रिमंडल, और यही इसलिए बोलते हैं मंत्रिमंडल शब्द का इंट्रोडक्शन भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही भारतीय संविधान में किया गया। इससे पहले मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान में नहीं था। क्लियर? मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर सर? आपको अगर ऐसे समझने के लैंग्वेज में बोलूं तो मंत्रिमंडल में जितने मुख्य मंत्री होते हैं, हर एक मंत्रालय का एक मेन मंत्री, उन सभी का ग्रुप को बोलेंगे मंत्रिमंडल। मगर उस मंत्रिपरिषद किसे कहेंगे? तो हर एक मंत्रालय के एक सबसे मुख्यमंत्री जो है, मेन मंत्री है, वह मंत्री, उसके अधीन जो भी उसके और उप मंत्री जो भी उसके अंदर सहायक मंत्री है, उन सभी को मिलाकर के बनता है मंत्रिपरिषद। आप ये समझ लीजिए। ठीक, चलिए। तो राष्ट्रपति जी को यह सम्मान दिया गया, थोड़ा उनका इज्जत रखा गया कि आप मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए तुरंत बाध्य नहीं है, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर देंगे, फिर दोबारा अगर मंत्रिमंडल वही चीज आपके पास भेजे तो आपको फिर दोबारा मानना होगा, दोबारा आप बाध्य होंगे। पहली बार एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो थोड़ा राष्ट्रपति जी के पद का इज्जत बचा लिया गया। 48वां संविधान संशोधन 1984, तो 42वां और 44वां देखें वही 48वां संविधान संशोधन 1984 पे आइए। ये बहुत आसान है, 4884, तो 4884 या 48 उधर से 48 इधर से। ठीक, तो भाई 48वां संविधान संशोधन 1984, संविधान के अनुच्छेद 356(5) में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। 356 के तहत क्या था? अनुच्छेद 356 में था राष्ट्रपति शासन, है ना, और उस राष्ट्रपति शासन में का जो 5वां हिस्सा था, 5वां, उसमें उस 256(5) में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। ये बदलाव किया गया। इसलिए क्या बोला गया, सबसे लंबे समय तक के लिए कहीं लगा है आपका राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, जिसको आप संवैधानिक आपातकाल बोलते हैं, तो लगा है पंजाब में। और सबसे ज्यादा बार कहीं लगा है सब आपका आपातकाल बोल राष्ट्रपति शासन, तो लगा है यूपी में। सबसे ज्यादा बार यूपी में, सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए पंजाब में। आते हैं इधर 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक, इसके द्वारा दोस्तों आपका दल बदल कानून को लाया गया अनुसूची 10 के रूप में। जैसे आपको पता है संविधान 12 अनुसूची है, उस 12 अनुसूची में 90वीं अनुसूची आप पढ़ लिए थे कि 90वीं अनुसूची भूमि सुधार आंदोलन के लिए पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। वैसे दोस्तों आपके 10वीं अनुसूची, जिसको आप बोलेंगे दल बदल रोधी कानून, उसको लाने के लिए आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 किया गया। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। तो दोनों लिख देता हूं एक साथ। भैया आपके संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, जिसमें से 8 मूल अनुसूची थी, 4 अनुसूची बाद में जुड़ी। इस 4 अनुसूची में 8 पहले हो गया, बाद में 9वां जुड़ेगा, 10वां जुड़ेगा, 11वां जुड़ेगा और 12वां जुड़ेगा। 9वीं अनुसूची की क्या है? भूमि सुधार आंदोलन। 10वीं क्या है? दल बदल कानून वाला, दल बदल वाला, दल बदल रोधी कानून वाला। 11वां है आपका भैया पंचायती राज, 12वां है आपका नगरीय निकाय। जब आपको संविधान पढ़ाया तो बीच में आपके सारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन आपको रिवीजन करवा चुका हूं मैं। तो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया भूमि सुधार आंदोलन को, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया दल बदल कानून को। तो 10वीं अनुसूची में ही दल बदल रोधी कानून को, दल बदल को रोकने के लिए 10वीं सूची में लाया गया दल बदल रोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वें में जोड़ा गया पंचायती राज को और 12वें में जोड़ा गया नगरीय निकाय को। अब इसका याद कर लीजिए, इसके लिए संविधान संशोधन हुआ। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा खसका के, यस, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए।
भूमि सुधार आंदोलन को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन से 1951 में। और दल बदल कैसे याद रहेगा, उधर मत देखिए, इधर देखिए। 51 के बाद क्या आएगा, 51 को बताता है सर 52, तो लिखिए यहाँ पे 51 को बताइए 52, 9 के बाद आता है 10, तो 9वीं अनुसूची का 10वीं अनुसूची, 51 को 52 नंबर, तो 52वां संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन 1985, याद हो गया, यस। पंचायती राज नगरीय निकाय के लिए बहुत आसान है, इसके लिए लिखिए 73, इसके लिए लिखिए 74। संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, कब, दोनों में ईयर है 1992 में ही, 1992 में ही, तो ये दोनों 1992 में, 1985 में, 1951 में, तो 51 और 1 52। तो पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया भूमि सुधार आंदोलन को 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए। 51 हो जाता है 52, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 किया गया दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया पंचायती राज नगरीय निकाय को 11वीं और 12वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए। क्लियर हो गई बात है दोस्तों। भारतीय संविधान में मूलतः 8 अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूची अलग जुड़ी है, इस तरह तो अब वर्तमान में 8 और 4 12 अनुसूची हो गई है। क्लियर। आइए देखिए, आपको बहुत सारी चीज रिवीजन होते चल रहे हैं। 56वां संविधान संशोधन 1987, इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया। अब गोवा को राज्य बनाया गया भैया, पहले गोवा को किससे छीन के भारत का अंग बनाया गया था, तो गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब याद कीजिए, है ना, लिए थे ना गोवा और दमन दीव को साथ में लिए थे। यस सर, हमने पहले दादरा नगर हवेली को लिया, फिर गोवा दमन दीव को लिया, फिर आपके हमने किसको लिया, पौंडीचेरी को लिया था। याद कीजिए, पीछे आपको दिखा देता हूं। ये रहा। गोवा और दमन दीव को लिया गया, 12वां संविधान संशोधन से भारत का अंग बनाया गया। तो 1962 में ही गोवा भारत का अंग तो बन गया, मगर इसको एक राज्य का दर्जा कब मिला, तो वो बात अलग आगे पढ़ रहे हैं अभी आप। ठीक है, तो 10वां, 12वां और 14वां, ठीक 14वां जिसमें पौंडीचेरी मिला है 1961, 62, 62। ठीक, तो अभी 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया, अर्थात गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि उसको सम्मिलित किया गया था। 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा को भारतीय संघ में मिलाया गया था पुर्तगालियों से लेकर के, मगर इसको गोवा को एक राज्य बनाया गया 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। क्लियर। यस सर। 61वां संविधान संशोधन 1989 है। संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभा में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दी गई। तो 61वां संविधान संशोधन 1989, संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और उसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में मताधिकार की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और इसको बहुत बार पूछा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मताधिकार के कोई आदमी को वोट डालने का अधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कब कर दी गई, तो 12 वर्ष 21 वर्ष थी, उसको 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा, ये 326 में है, ये मताधिकार का उम्र जो है अनुच्छेद 326 में है। ठीक, तो इसी में संशोधन किया गया था क्योंकि 324 में निर्वाचन आयोग है, 326 में आपका मताधिकार है। ठीक, तो उस मताधिकार की उम्र जो कि अनुच्छेद 326 में है उसको 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। किससे किससे किससे, तो ये 61वें संविधान संशोधन 1989 से। ध्यान रहेगा, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बार बार पूछता है अभी भी। 61वें के बाद आते हैं 71वें संविधान संशोधन पे। 71वां तो आपको 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आपको पढ़ा चुका हूं, याद कीजिए। 71वां संविधान संशोधन 1992, याद आया। यस, जिसको द्वारा हम 3 लैंग्वेज जोड़ थे, म को ने, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, तो कोई मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिसमें आप भाषाएं हैं। इस तरीके से 3 लैंग्वेज कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा। अब 92वां संविधान संशोधन भी आ गया, जिससे मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली को भी 2003 में 8वीं अनुसूची की भाषाओं में जोड़ दिया जाएगा।
फिलहाल 73 74 पे आते हैं। तो 73 में आपको भाई पंचायती राज को जोड़ा गया है, 74 में आपके नगरीय निकाय को जोड़ा गया। देख लीजिए 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें जोड़ा गया पंचायती राज को, इसमें जोड़ा गया आपके नगरीय स्थानीय शासन को। ठीक, किसमें? इसको जोड़ा गया 11वीं अनुसूची में, इसको जोड़ा गया 12वीं अनुसूची में, जो आपको अभी चार्ट बना के हम बताया था। तो इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। तो 73वां 74वां आपको पढ़ा चुका था, बात क्लियर हो गया। आते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001। इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई। अर्थात 84वां संविधान संशोधन सन 2001 किया गया और 2001 करके यह आधार बनाया गया कि अब जो भी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन, कि लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र का जो क्षेत्र डिसाइड किया जाएगा, उस क्षेत्र की सीमा बताई जाएगी कि ये इस राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ये जिले के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। उनका सीमा का निर्धारण किया गया, उनकी सीमा परिसीमन किया गया, उनके क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण किया गया। पर किसके आधार पे? तो 1991 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए। क्लियर? 2001 में आप किए हैं, 10 साल पहले 1991 की जनगणना को आपने आधार वर्ष बनाया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। 86वां संविधान संशोधन 2003। इसको द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया, अर्थात प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति हो, यह उसका एक मौलिक अधिकार है। अर्थात अगर आपको सरकार, आपके बच्चों को सरकार प्राथमिक शिक्षा नहीं दे रही है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा नहीं दे रही है, तो आप अपने मौलिक अधिकार के तहत उनके सरकार के प्रति केस कर सकते हैं। अर्थात आपके बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलवाना या प्राप्त करना आपका मौलिक अधिकार है। इसलिए अगर कोई बच्चे बोलता है, कोई किसी के पेरेंट्स से बोल रहे हैं कि मैं गरीब हूं, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, तो दोस्तों गलत है, आपके पास नॉलेज की कमी है। आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए, अपने बच्चे की दाखिला कराइए, वहां आपको पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क तौर पे आपके बच्चे प्राथमिक शिक्षा की प्राप्त कर सकेंगे। क्लियर हो गई बात है? क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। तो 86वां संविधान संशोधन 2003 से प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया, ताकि कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित ना रहे। स्वाहा। 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया। तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषदों के आकार को सीमित कर दिया गया और दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया 91वां द्वारा। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ये जो प्रावधान डाला गया ना, ये क्वेश्चन अब कूट में आज भी आता है, 15% से अधिक नहीं हो सकती वाला। 15% से अधिक नहीं हो सकती, 15% हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती। अर्थात कहने का मतलब कि मान लीजिए इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। नहीं समझ पाएंगे, सब थ्योरी समझाता हूँ। मान लीजिए आपके देश के लोकसभा में कितने सदस्य हैं? हम मानते हैं कि हमारे देश के लोकसभा में 500 सदस्य हैं। थोड़ा दूर लिख देता हूँ, 500 सदस्य हैं, है ना। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। तो इस 500 अगर हमारे लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? हमारे लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है, मान लीजिए कुल सदस्य संख्या है 500, तो इसका 15% से अधिक कोई मंत्री नहीं होंगे। तो इसका 15% कितना होगा? तो 15 पंचे 15 चौके 60, 15 पंचे 75, तो 75। तो 500 का 15% होता है 75। अर्थात अब लोकसभा से जब भी मंत्रिपरिषद बनेगा, लोकसभा से जब भी मंत्रिपरिषद बनेगा, तो उसमें 75 मंत्री से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। इसलिए टोटल मंत्री, पूरे मंत्री मिलाकर के 75 मंत्री ही हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात है? आइए, छत्तीसगढ़ में उस राज्य की विधानसभा, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कितनी सीट भैया? छत्तीसगढ़ की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या मान लीजिए 90 है। तो इस 90 का 15% कितना होगा सर? 90 का 15% कितना होगा? तो 15 आधा हम होता है 150, है ना भाई, जीरो लगा देंगे।
तो 90 का 15 का 90% लेता, तो 90 का 15% होगा भैया 90, और 90 का था 45, तो 90 और 45 135, तो 90 का 15% 15% नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं भी भाई, भागों खाली हो गया, 150% निकाल रहा हूँ। चलिए सर 90 का 15% होगा 9, और 9 का आधा होगा 4 13, 13 और 1 13.5, तो 9 4 13 13.5, तो 13.5 हो रहा है। 90 का 15% होता है 13.5, इसको मैं राउंड फिगर करके कर दे रहा हूँ 14, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ में 90 टोटल हमारे राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है 90, उसका 15% कितना है 13.5, तो उसको लगभग मानता हूँ 14, अर्थात इस 14 से अधिक नहीं हो सकती, अर्थात हमारे राज्य की विधानसभा में मंत्री परिषद में 14 मंत्री से अधिक नहीं हो सकते, 14 से ज्यादा मंत्री आप बना नहीं सकते हैं। क्लियर हो गई बात है? यस, ये ध्यान रखिएगा, यही बात बोल रहा है। तो किसमें लाया गया प्रावधान? 91वां संविधान संशोधन सन 2003 के द्वारा यह बात किया गया, लिमिटेड किया गया मंत्रियों की संख्या को। क्यों किया गया ये भी बता देता हूं। ये इसलिए किया गया मेरे दोस्त कि मान लीजिए मेरे 500 है लोकसभा में आदमी, ये इसका कारण भी थोड़ा समझ लीजिए। मेरे को 70 इसमें मेरे को अपना बहुमत सिद्ध करना है और मैं चुनाव जीत करके आया और मेरा सीट मिल गया 500 में से 300 सीट। इसको फटका देते हैं थोड़ा तो समझ आएगा। इसका आधा कितना 250 होता है, इसको लिख देता हूँ 249 सीट एक जन के पास है, एक जनवर के पास है आपका, समझिए 249 सीट है ना। बचा कितना? 2 सीट एक्स्ट्रा बच गया। अब बताइए ना ये बहुमत पे है ना ये बहुमत पे है, ये 2 अतरीय अन्य वाले हैं, अन्य सीट वाले। अब जिसका भी ये 2 जो अन्य सीट है, देखिए 249 को आप जोड़िए और 2 जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा कितना 500 आदमी हो जाएंगे। तो भाई एक पार्टी को बीजेपी को मिला मान लीजिए 249, कांग्रेस को मिला मान लीजिए 249, और ये किसी अन्य पार्टी को मिल गया, अदर पार्टी को मिल गया 2 सीट। तो अब इनको सरकार अपनी बनानी है, तो सरकार बनाने के लिए क्या देखेंगे भैया, जिसको भी ये 2, सबको 50% से एक अधिक चाहिए, मतलब 251 सीट चाहिए, तो किसी को भी 251 सीट चाहिए, 251 सीट चाहिए। जिसका 251 500 में से जिसका 251 सीट आ जाएगा, कम से कम 251 सीट आएगा, वही अपना शासन बनाएगा। तो अब इनको 2 मिलेगा तो 251 ये हो जाएंगे, इनको 2 मिलेगा तो ये 251 हो जाएंगे। तो बीजेपी वाले ने क्या बोला इस अन्य वाले को कि भैया तुम मेरे में मिल लो और मेरे को सरकार बनाने दो। तो इस अन्य ने बोला मैं तुमको मिल तो लूं, मैं अपना 2 सीट तुमको दे तो दूं, तो तुम 251 होके सरकार तो बना लोगे, मगर मेरा फायदा क्या है भाइयों, तुमको 2 सीट दूं तो बीजेपी बोले कि हम तुम्हारे 2 आदमी जो भी हैं 2 सीट है ना, तो हम तुम्हारे 2 लोगों को मंत्री परिषद में मंत्री बना देंगे, मंत्री परिषद में सदस्य बना देंगे, मंत्री परिषद में मंत्री बना देंगे। ऐसा बोल के इनसे 2 सीट ले लिए और इसको क्या किया, सत्ता अपना बना लिए, सरकार में आ गए बीजेपी। अब जब प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्री परिषद के मंत्रियों का चयन किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करते हैं, उनको शपथ दिलवाते हैं उनकी सलाह पे प्रधानमंत्री जी इनके 2 मंत्रियों का नाम नहीं दिए। क्या किए? इनके 2 मंत्रियों का नाम नहीं दिए प्रधानमंत्री जी, है ना, इनके 2 मंत्रियों का नाम नहीं दिए। तो ये नाराज हो गया कि आपने हमसे वादा किया था 2 सीट देंगे हमको, आप हमको 2 सीट देंगे, आप वादा किया तो हमको मंत्री नहीं बनाए, हमारे 2 आदमियों को मंत्री नहीं बनाए, जाइए हम आपसे अपना सत्ता वापस लेते हैं, 2 सीट लेके पीछे हट जाएगा, इनकी सरकार गिर जाएगी और फिर दोनों में लड़ाई होगा। अब ये बोले कांग्रेस बोलेगा कि अब तुम मेरे में आ जाओ, मैं तुमको मंत्री बनाऊंगा, फिर कांग्रेस में चला जाएगा कि मैं तुमको मंत्री बनाऊंगा, फिर से यहाँ से मंत्री मिलकर अपना सत्ता बना लेंगे। ये बात तो हो गया। तो मुद्दा क्या था? मुद्दा की बात ये था कि यार देखो 2 मंत्री हुए ना, तो यहाँ पे क्या था, मंत्री की लड़ाई हो रहा था कि मैं मदद करूंगा तो मुझे मंत्री बनना है, मुझे मंत्री बनना है, मंत्री बनना है। तो इसके वजह से भाई ये आदमी देखिए इस दल में था, फिर इससे निकल के इस दल में चला गया, तो दल वो दल विरोधी कानून तो हम ले आए 1951 में कि आप बार बार दल नहीं बदल सकते, आप बार बार दल नहीं बदल सकते हैं। तो फिर स्थिति आया जब ये नियम नहीं बना था 91 वाला, तो क्या बात हो गया उस समय कि लोग ना लालच देने लग गए थे कि ठीक है तुम हमारी मदद करो, तुम्हारा 7 सीट है, तुम्हारे पास 15 सीट है ना, तुम हमको 15 सीट दो, हम तुमको 10 मंत्री बनाएंगे, तुम्हारे टीम से 10 मंत्री बनाएंगे। क्योंकि मंत्री अब कितने भी बना सकते थे, उपमंत्री ऐसा करते हुए। तो क्या हो जाता था कि भाई कितने भी लोगों को आप मंत्री पद का लालच देके उनको अपने पक्ष में मिला ले रहे थे। तो क्योंकि आप मंत्री पद का लालच देके अपने पक्ष में मिला ले रहे हो, इसलिए जाओ बेटा मैं 91वां संविधान संशोधन सन 2003 करता हूं, और खुद संसद ने ये किया, और मैं मंत्री पद की संख्या को लिमिटेड कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप दल बदल ना कर सको, दल बदल प्रतिबंधित हो जाए आपका, इसलिए मैं मंत्री परिषद के आकार को सीमित कर देता हूं, और सीमित करने के लिए ही मैं ये 15% से अधिक नहीं हो सकता मंत्री परिषद का पोस्ट। तो आपके पास लिमिटेड सीट है,
90 में से केवल 14 सीट ही है, 14 ज्यादा मंत्री बना ही नहीं सकते। जब आप छत्तीसगढ़ के 90 में से 14 90 सीट में से 14 मंत्री से ज्यादा बना ही नहीं सकते, तो आप किसी आदमी को मंत्री पद का लालच दोगे ही नहीं। 14 से ज्यादा पद के लिए मंत्री बनाओगे नहीं तो उसकी ज्यादा पद के लिए लालच दोगे ही नहीं। तो भाई ईमानदारी से चुनाव लड़ोगे, ऐसा सोचते हैं, मगर ऐसा होता नहीं, सब सेटिंग हो जाता है ना। चलिए, तो अभी आप समझ गए होंगे क्यों ये लाया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है 91वां संविधान संशोधन 2003। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। साथ ही छोटे राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई। और साथ ही कुछ छोटे राज्य हैं, जैसे मान लीजिए कुछ छोटे राज्य क्या है, मान लीजिए कुछ छोटे राज्य जिनके पास टोटल उनके विधानसभा 20 ही लोग हैं, और इस 20 लोगों का कितना निकालना था भाई, 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 20 का 15% निकालेंगे तो 20 का 15% हो जाएगा 3 सीट। अर्थात इस 20 राज्य, जहां 20 जिस राज्य की विधानसभा में 20 लोग 20 सीट है, वहां मंत्री पद की संख्या कितनी आई, 3 आई। अब बताइए कोई 3 मंत्री मिल करके कोई राज्य चला सकते हैं क्या, नहीं। इसलिए दोस्तों जो छोटे राज्य है जहां पे सीट बहुत कम है, जहां सीट बहुत कम है, वहां आपके मिनिमम अधिकतम आप 12 मंत्री बना सकते हैं, आप अधिकतम 12 मंत्री बना सकते हैं। तो छोटे राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 में निश्चित की गई। कि छोटे राज्य हैं तो आपको भले आपका 3 आ रहा है, फिर भी आप 12 लोगों को मंत्री बना सकते हैं, 20 में से 12 लोगों को अधिकतम मैक्सिमम मंत्री बना सकते हैं। तो छोटे राज्यों के लिए अधिकतम 12 पद निश्चित किया गया, और बड़े राज्यों के लिए 15% का कॉन्सेप्ट निश्चित किया गया। यह 91वें संविधान संशोधन सन 2003 से, वो देख लीजिए भैया, दिख रहा है आपको, 12 निश्चित किया गया। यस, आगे बढ़ते हैं। 92वां संविधान संशोधन, तो भाई आपको बता चुका, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली 4 लैंग्वेज जोड़ा गया था। इसके द्वारा संविधान की 8वीं सूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को शामिल किया गया 2003 में, ये आपको पढ़ा चुका हूं। 103वां संविधान संशोधन, जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। तो जैन समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। 108वां संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभा में 33% सीट आरक्षित किया गया। आरक्षण करने की बात कही गई, तो याद रखेंगे महिलाओं में कैसे याद रहेगा आपको, 33% सीट आरक्षण के बाद लोकसभा विधानसभा में 108वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, आइए, तो भैया महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व रहेगा लोकसभा विधानसभा में, इसलिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, तो 108वां संविधान संशोधन आपका हुआ है, या उसमें बात कही गई है ये बात। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज में महिला आरक्षण 33% से 50% कर दिया गया। तो लोकसभा विधानसभा में किया गया 33% और पंचायती राज में कर दिया गया 50%। 109वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बात इसी में कही गई। तो 108 109 उसमें लोकसभा विधानसभा, इसमें पंचायती राज, 33% से बढ़ा के 50%। 110वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकाय में महिला आरक्षण 33% से 50% की बात की गई। इसका मतलब स्थानीय निकाय मतलब आपके अब नगरीय निकाय भी आ गए इसमें, पंचायती राज नगरीय निकाय दोनों आ गए कि 50% सीट रहेगा महिलाओं के लिए। 110वें संविधान संशोधन में बात कही गई है, जिसमें बात कही गई है ना, पास होने का बात नहीं बता रहा हूं, बात कही गई है इसमें। इन सभी संविधान संशोधन में ये बातें बोली गई हैं, इसको ध्यान रखना है। 114वां संविधान संशोधन में क्या बात बोला गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष की जाएगी, ये बात बोली गई है उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट वाले के जज के लिए, क्योंकि अभी हाईकोर्ट के जज की उम्र 62 वर्ष है, और उसको 65 वर्ष करेंगे। हाईकोर्ट की भी जज की आयु जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की आयु के बराबर करेंगे, 65 वर्ष। 114वां संविधान संशोधन में बात बोला गया है। 115वां संविधान संशोधन में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का बात किया गया है। ठीक है, तो 15 जीएसटी 15 जीएसटी 15 जीएसटी ऐसे याद रखिएगा। 117वां संविधान संशोधन में एससी व एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा, कि पदोन्नति अगर करना है तो उसमें एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व रहेगा। 117वां संविधान संशोधन में बोला गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं सूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर है 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, आंसर बी एग्जैक्ट राइट। 24वां संविधान संशोधन खालिस्तान से संबंधित है। अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया से, अनुसूचित जाति और जनजाति से, मौलिक अधिकारों से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। 24वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है मौलिक अधिकारों से। 24वां हम लोग को पीछे जिक्र किए हैं कि नहीं, देख लेते हैं एक बार।
24वां किससे जुड़ा है? मौलिकाधिकार दिया गया। तो 24वां संविधान संशोधन 1971, मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया संसद को, है ना। याद कीजिए इंदिरा गांधी जी हैं इस समय, इसलिए ये अधिकार ले रही हैं वो, ठीक। तो मौलिक अधिकार सहित किसी में भी संशोधन कर सकती हैं इंदिरा गांधी जी, इसलिए 71 में वो चीज किया गया, ठीक। तो 24वां संशोधन 1971 के द्वारा मौलिक अधिकार के साथ संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हो गई संसद को। भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया? तो भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए, प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया? 24वां, 44वां, 52वां और 42वां। तो वह प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना करने के लिए 42वां संविधान संशोधन आपका किया गया, ठीक। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए 42वां संविधान संशोधन। तो चलिए भैया यहाँ पे आज आपका समाप्त होता है भारत के संविधान संशोधन और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन दो प्रकार के, अनौपचारिक, औपचारिक। औपचारिक न्यायपालिका द्वारा, औपचारिक संसद द्वारा। संसद के द्वारा 3 प्रकार से संशोधन होता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, कठोर बहुमत। साधारण बहुमत 50% + 1, विशेष बहुमत 2/3 बहुमत, कठोर बहुमत 2/3, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति। उसके बाद अन्य जितने इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन थे वो भी आज आप पढ़ लिए, तो बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ सीखने मिला होगा, जानने मिला होगा। एक अच्छे तरीके से एक अच्छे स्तर का कंटेंट आपको मिल गया हो जो आपकी बहुत मदद करेगा एग्जाम में। ये उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। तो आप सबसे अलविदा लेता हूँ, दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए मेरे दोस्त, ठीक। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।